हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीशा टीचर्स। मैं हूं आप सभी के साथ मीशा। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा लें जिससे आपको पता चल जाए मैंने कब वीडियो डाला है। ठीक है, तो हमने यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यूनिट 3 करने वाले हैं। यूनिट 4 भी मैं डाल चुकी हूँ, तो यूनिट 3 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वन शॉट का जो है ना वीडियो वो रहने वाला है। यूनिट 3 है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस की हम बात करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस यहाँ पे, और जो भी चीज़ें हैं उनकी हम क्या है बात करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या करने वाले हैं हम, जो है क्या बोलते हैं, हम जो सर्विसेज हैं, ठीक है, एज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस बुक में जो है हम बेसिकली कस्टमर्स को कैसे सर्विस देनी है, कैसे उन्हें मीट करना है, कैसे उन्हें ग्रीट करना है, ठीक है, उनसे कैसे बातें करनी है, कैसे कस्टमर्स को मिलना है, उनके साथ सारी जो भी सर्विसेज है उन्हें कैसे प्रोवाइड करनी है, बेसिक सी हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे कस्टमर्स है, गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, उनको हम टर्मिनल्स में यानी एयरपोर्ट के अगर टर्मिनल्स में मिल रहे हैं या ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पे डिसाइडेड है मिलना, तो वहाँ पे मिल के आपको उनके लिए ट्रांसपोर्टिंग कैसे अरेंज करनी है, या पहले से अगर जो कस्टमर है वो अकोमोडेशन अपनी बुक करके आया, होटल बुक करके आया है, तो उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। तो ये वाले यूनिट जो है हम यहाँ पे क्या है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करने वाले हैं, और ट्रैवल डेस्क जो है उसकी बात करेंगे, और ट्रैवल डेस्क के जो फंक्शंस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अब तक आप सभी को पता होगा कि जो हमारी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ये एक सर्विस इंडस्ट्री भी है। ठीक है, तो क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि मैनर्स आ जाते हैं, एटिक्स आ जाते हैं, पर्सनैलिटी आ जाती है मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, अब जो टूरिज्म है वो क्या है, ये एक्सपीरियंस से जुड़ा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है जो एज अ टूरिस्ट जाता है उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों से जुड़े एक्सपीरियंस होते हैं, प्लेसेस से जुड़े एक्सपीरियंस होते हैं, अराइवल और ग्रीटिंग से जुड़े एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस हैं इनको और बेहतर कैसे बना सकें उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अराइवल एक्सपीरियंस क्या होता है, अराइवल एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है जो आप एयरपोर्ट में, होटल पे, कैंप साइट पे, या ट्रैवल कंपनी के ऑफिस में, या रेस्टोरेंट में, टूर बस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मिलता है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, कोई ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंट ये जो है ये कोई हमारा जो टूरिस्ट है उसको मिलता है बैग वैग के साथ। कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर मिल रहा है तो आपको एज अ ट्रैवल एजेंट इस बंदे को कैसे ग्रीट करना है वो मैटर करता है। अब ये जो हमारा कस्टमर है इसके लिए बहुत मायने रखेगा कि आप इनको ग्रीट कैसे करोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू बी मीन, अगर आप इनसे रूडली बात करोगे, मीन होगे इनके साथ, तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो अराइवल एक्सपीरियंस होता है जब कोई पर्टिकुलर जगह पे आ रहा होता है, उसका अराइवल हुआ है, और डिपार्चर क्या होता है जब वो उस जगह से जा रहा होता है। ठीक है, तो अराइवल एक्सपीरियंस इसे कहते हैं। अब थंब रूल जो है हमारे जो एज हम अगर ट्रैवल एजेंट हैं और अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, चीयरफुल रखना है, स्माइल करना है, इंटरेस्टेड दिखना है, हेल्पफुल लगना है, हम खुद की तरह मतलब जैसे हम हैं वैसे हमें रहना है, और ज़्यादा अच्छा रहना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करना है हमें, इसके साथ साथ हमें गेस्ट का अराइवल करने के लिए उन्हें वेलकमिंग फील कराना है, ग्रीटिंग करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूसिंग नेचर रखना है, कार को हायर हम करेंगे, और जो भी सर्विसेज हैं जो टूरिस्ट को स्पेशल फील कराती हैं वो सारी सर्विसेज क्या है प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो आते हैं हम सेशन 1 में, जो कि है आपका सेशन 1 है मीट एंड ग्रीट सर्विसेज फॉर गेस्ट ऑन अराइवल एंड डिपार्चर। तो यानी कोई गेस्ट अगर अराइव कर रहा है तो उसको कैसे हम मीट करेंगे, उसको कैसे ग्रीट करेंगे, और कोई गेस्ट अगर डिपार्चर कर रहा है तो उसे हम मीट और ग्रीट कैसे करेंगे, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो मीनिंग आ जाती है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ मीट एंड ग्रीट सर्विसेज। सबसे पहले ग्रीटिंग का क्या मतलब होता है, तो ग्रीटिंग है आपका जो ग्रीटिंग शब्द है इसका जो
अलग अलग तरीका है कि आप कैसे किसी से मिलते हो। हर कंट्री का अपना अलग अलग तरीका है। हर कंट्री अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी नेशनैलिटी के हिसाब से ग्रीट करती है। यहाँ पे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम ज़्यादातर नमस्ते करते हैं लोगों को जब भी हम किसी से मिलते हैं। बहुत सारी और जो कंट्रीज़ हैं वो हैंडशेक कर लेती हैं या फिस्ट बम कर लेती हैं या बो कर लेती हैं, नीचे झुक जाते हैं नीचे। ये क्या है? ये ग्रीटिंग होती है। ठीक है, तो नमस्ते हम इंडिया में करते हैं, और दूसरी कोई एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी ये कर लेती हैं। ठीक है, और जो कंट्रीज़ हैं वो हैंडशेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फिंगर पॉइंटिंग अप एंड टचिंग द चिन एंड स्लाइटली बो कर लेती हैं। ठीक है, तो नमस्ते जो है ये टिपिकल इंडियन वे है ग्रीट करने का। ठीक है, अब ये जो ग्रीटिंग है ये रिलेशनशिप और एज जो है ना गेस्ट की, उस पर भी डिपेंड करता है। अब कोई बूढ़ा है तो आप उसको आराम से अच्छे से ग्रीट करोगे, कोई छोटा है तो वो बड़े लोगों को ग्रीट करेगा। ग्रीट करने का जो तरीका है ये वेरी करता है एज टू एज एंड कल्चर टू कल्चर। ठीक है, तो ग्रीटिंग है, पढ़ लेना क्या है। ठीक है, मीट एंड ग्रीट सर्विस क्या है? मीट एंड ग्रीट सर्विस को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये याद कर लेना। पूछा जाए कि मीट एंड ग्रीट सर्विसेज को डिफाइन करो या व्हाट आर मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, तो इसको डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख रखी है। द प्री परचेज सर्विस फॉर मीटिंग एंड ग्रीटिंग ऑफ अ क्लाइंट और ग्रुप अपॉन अराइवल इन अ सिटी, यूजली एट एयरपोर्ट, पायर, रेल स्टेशन और होटल्स। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं? ऐसी सर्विसेज है जो कि हम मीट करने पे ग्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाला जो एग्जाम्पल लिया था, ट्रैवल एजेंट है, ये इस बंदे से मिलता है, ये अपना लगेज वगैरह सब लेके आया है, ये विजिटर है। ठीक है, ये जो विजिटर है ये ट्रैवल एजेंट इससे मिलेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? मीट हो रहा है ना, मीट हो रहा है। जब ये मिलेगा तो इसको क्या है? हाय हेलो करेगा, हैंड शेक करेगा। ठीक है, तो ये हाय हेलो क्या हो रहा है? ये हाय हेलो ग्रीट हो रहा है। तो क्या होता है? तो मीट और ग्रीट जो सर्विसेज हैं ये पहले से प्री परचेज सर्विसेज हैं। अगर इसने हमारा ट्रैवल एजेंट को बुक करा हुआ है तो ये जो ट्रैवल एजेंट है ये इसकी बेसिक ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? सिटी में अराइव कर रहा है। ठीक है, सिटी में अंदर आ रहा है, तो तब ये इसको ग्रीट करेगा। ठीक है, हो सकता है ये पिक करने आया हो, एयरपोर्ट पे पिक करने आया हो, रेल स्टेशन पे पिक करने आया हो या होटल में करने आया हो, तो कहीं पे भी पिक करने आया है तो ये मीट एंड ग्रीट करेगा। सिंपली ये हो जाता है। ठीक है, अब इस सर्विस में और क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आप जो क्लाइंट है उसको असिस्ट करते हो, यानी उनकी हेल्प करते हो। ठीक है, और कोई ग्रुप आ रहा है तो ग्रुप की हेल्प करते हो। इसके साथ इसके पूरी फैमिली है, 2-4 लोग और हैं, उनकी हेल्प कर देते हो। एंट्रेंस फॉर्मेलिटी करने में, बैगेज को कलेक्ट करने में, और जो ट्रांसपोर्टेशन ना होटल तक पहुँचाने में, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में काउंट होती हैं। ठीक है, services of meeting and greeting are pervasive, but when we talk about travel, tourism and hospitality industry, particular jobs to be performed by industry professionals are specified. अब देखो मीटिंग और ग्रीटिंग की सर्विसेज तो है ही इंपॉर्टेंट, बट जिसके साथ साथ और भी सर्विसेज हैं। ठीक है, जैसे कि नीचे 2 दे रखी हैं, 2 सर्विसेज हैं आपकी। तो एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। देखो ट्रैवल कंपनी जो है ना वो अपना एक कोई रिप्रेजेंटेटिव बेचती हैं, कहाँ पे? एयरपोर्ट में भेज सकती हैं, जो कि क्या करते हैं? ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन जो कंपनी के क्लाइंट और टूरिस्ट हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनके अराइवल का वेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल कंपनीज क्या है? अराइवल के लिए, डिपार्चर के लिए और असिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं जो टूरिस्ट और क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। कॉन्सर्ट जो है ये होटल्स में होते हैं, फ्रंट ऑफिस के या ट्रैवल डेस्क में होते हैं, और इनकी सेम ड्यूटीज़ होती हैं कि ये देखो ऐसा है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से इसके अंदर जाएगा तो ये इसको क्या है? ग्रीट करेगा। ठीक है, ग्रीट करेगा, इनसे प्यार से बोलेगा वेलकम टू आवर होटल वगैरह करके, कुछ ऐसा इनका जो भी ट्रैवल कंपनी बुलवाना चाहती है वो बुलवाएगा, वेलकम करेगा बेसिकली। ठीक है, नीचे चलते हैं तो नीचे क्या आता है? हम जब कस्टमर्स को मीट करते हैं प्रोफेशनल मैनर में तो कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से मिलेंगे। तो प्रोसीजर की बात करने वाले हैं। प्रोसीजर ऑफ मीट एंड ग्रीट सर्विसेज एट एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट पे कोई ट्रैवल एजेंट जा रहा है मिलने या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो वो प्रोसीजर क्या होगा उसको ग्रीट करने का। ठीक है,
तो मीट एंड ग्रीट सर्विसेज जो है ना एयरपोर्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, टूरिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट को फास्ट ट्रैक क्लियरेंस में हेल्प करता है, जल्दी से ये अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कराने में हेल्प करता है, अराइवल के लिए या डिपार्चर के लिए, ट्रांसफर्स में हेल्प कराता है। कौन करा रहा है हेल्प? ये रिप्रेजेंटेटिव करा रही है हेल्प। एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव जो ऊपर हमने बात कही है, ये जो बंदा है ये क्या करा रहा है? ये सब करा रहा है, ठीक है। क्या कराता है फिर? ट्रांसफर में हेल्प कराता है, बैगेज एंड फैमिली ट्रैवल, इन सारी चीज़ों में मदद कराता है, स्विफ्ट स्मूथ और सेफ पैसेज कराता है एयरपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं, ये क्या है? मीट एंड ग्रीट ऑफिसर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। ये क्या करते हैं? कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से या लैंग्वेज डिफिकल्टीज की वजह से, उनकी क्या है? सल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखो ये मीट एंड ग्रीट स्पॉट भी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्या है, जो ये ऑफिसर्स हैं यानी एग्जीक्यूटिव जो हैं, ये कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर्स के साथ, उनके सॉल्व करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। ट्रैवल कंपनीज क्या है, इनके पास ट्रैवल कंपनीज कभी कभी खुद का लॉन्चेस भी अवेलेबल करवा देती हैं, अपने खुद के लॉन्चेस अवेलेबल करा देती हैं एयरपोर्ट में, ठीक है। रिजर्व कराती हैं अपने स्पेसिफिक टूरिस्ट जो हैं या कस्टमर जो हैं उनके लिए स्पेसिफिकली रिजर्व करा दी हैं। ये जो सर्विस है ये क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है ताकि जो भी कस्टमर है उसको एक स्ट्रेस फ्री एयरपोर्ट एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, उनके लिए होती है ये। अब क्या हो रहा है? अब ऑन अराइवल एज वेल एज डिपार्चर एट द एयरपोर्ट ऑल पैसेंजर्स, देखो कोई भी पैसेंजर है, चाहे इंडियन है या चाहे फॉरेनर है, उनको इमिग्रेशन चेक तो करवाना ही होता है। तो जो पासपोर्ट है उनको स्टैंप किया जाता है अराइवल पे भी और डिपार्चर पे भी। तो पैसेंजर्स को क्या करना है? ये इंश्योर करना है कि उनके जो पासपोर्ट है ना उनको स्टैम्प कर दिया गया है, तब उसके बाद ही वो इमिग्रेशन काउंटर के लिए लीव करेंगे, ठीक है। सिर्फ जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया आ रहे हैं उनको क्या करना होता है? उनको एमार्केशन कार्ड जो है उसको फिलअप करना होता है, ठीक है। पैसेंजर्स को क्या करना है? अपना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, पासपोर्ट दिखाना है, वीज़ा दिखाना है इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, ठीक है। अब मीट एंड ग्रीट सर्विसेज क्या है? इंडिपेंडेंट लोगों को भी मिलती हैं, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट को भी मिलती हैं, ग्रुप टूरिस्ट को भी मिलती हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव को भी मिलती हैं, लेडी ट्रैवलर्स जो हैं उनको भी मिलती हैं, जिनको लेडी ट्रैवलर्स जो अनफेमिलियर जगहों पे जा रही हैं या चैलेंजिंग लोकेशन पे जा रही हैं, तो उनको भी ये सारी मीट एंड ग्रीट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जब हम टूरिस्ट को मीट कर लेते हैं, गेस्ट को पिकअप कर लेते हैं अराइवल से, तो हमारा जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है, CSE जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एक इकलौता काम आ जाता है, एक जॉब होती है कि वो जो टूरिस्ट है उसको अपना प्ले कार्ड जो है वो दिखाए, जिसमें गेस्ट का नाम होता है, फ्लाइट नंबर होती है, ऑर्गेनाइजेशन नंबर होता है, ठीक है। क्यों दिखाता है? जिससे जो गेस्ट है उसको पता चल जाए कि हाँ मैंने इधर ही बुकिंग कराई थी तो इन्होंने ही भेजा है, ठीक है। टूरिस्ट को मिलने के बाद और या क्लाइंट को मिलने के बाद जो ट्रैवल और टूर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो बताते हैं मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं यहाँ का काम करने वाला हूँ, मुझे यहाँ ऐसे ऐसे आपकी मेरे से बात हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, वो सारी चीज़ें क्लियर करता है, ठीक है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये कोई भी गेस्ट है उनके लिए बुके ला सकता है, या एक प्यारा सा जो मैसेज है, प्यार भरी शब्द जो हैं वो बोल सकते हैं टूरिस्ट को। इसके साथ साथ अपना नाम बताते हैं, वो ट्रैवल कंपनी बताते हैं, टूर ऑपरेटर का नाम बताते हैं, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी चीज़ें बताते हैं। अब वेलकमिंग एग्जाम्पल जो है हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कोई आप टूरिस्ट को मिलोगे तो आप बिना अपना नाम बताए, बिना इन्फॉर्मेशन बताए थोड़ी ना वो टूरिस्ट आपको भरोसा करेगा, आपको सारी चीज़ें बतानी होती हैं तभी तो कोई आप पे भरोसा करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग विद टूरिस्ट एंड क्लाइंट्स ऑन अराइवल। सबसे पहले अगर कोई मिल रहा है, अगर मेरा नाम दिनेश है तो मैं बोलूँगी नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ विजिटिंग इंडिया टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं आप सभी को दिल्ली में क्या है वेलकम करना चाहती हूँ। दिल्ली क्या है? हमारी कैपिटल है हमारे इंडिया का। हमारी ये जो बस है ये आप सभी को पिकअप करने के लिए रेडी है, एंड आपको क्या है ये बस आपके होटल तक पहुंचाएगी। कौन सा होटल है? द अशोका होटल पे आपको ये लेके जाएगी, और जिसका यहाँ से डिस्टेंस है 13 किलोमीटर या 8.1 माइल्स, ठीक है। और हमें जो है 15 मिनट लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में, ठीक है। अभी मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ और अपने आप को मतलब
आप सभी को इस एरिया के साथ फेमिलराइज करवाना चाहता हूँ और थोड़ी बहुत जो हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी को अपनी सेफ्टी बेल्ट लगानी है और तब तक बैठे रहना है जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन को ना पहुँचे। कुछ ऐसे आपका ये क्या है ग्रीटिंग होता है, कुछ ऐसे आपका वेलकमिंग मैसेज होता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, अब अगर रेलवे स्टेशन पे मिल रहे हैं तो कैसे होगा, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उसको नीचे दिए गए कुछ पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखने हैं। तो ट्रेन अराइवल जो है, डिपार्चर टाइम जो है, रेलवे प्लेटफॉर्म बस डिटेल ये पता होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन ये हो गया, बस टर्मिनस हो गया, मेन एग्जिट गेट पता होना चाहिए, गेस्ट की जो भी डिटेल्स हैं, कितने लोग आ रहे हैं घूमने, क्या क्लास रहने वाली है ट्रैवलर्स की, बिजनेस होगी या लेजर होगी ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, होटल बुकिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है, या अगर कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, या क्या रिक्वायरमेंट है जो ये अगर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो कैसे फुलफिल करनी है, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ट्रैवल एजेंसी आती है। अगर कोई जो टूरिस्ट हैं वो सीधे ट्रैवल कंपनी के ऑफिस में मिलने आ रहे हैं तो कैसे आप उन्हें ग्रीट करोगे, तो आप उनके टूर के दौरान कोई भी ऐसा रीज़न हो जैसे कि रिमेनिंग पेमेंट हो गई या कंपनी के ओनर को मिलने आए हैं, जो टूरिस्ट हैं उनको वेलकम किया जाएगा, उनको ग्रीटिंग दी जाएगी कंपनी प्रेमिसेस में, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो टूरिस्ट हैं उनको वेलकम्ड फील होगा। अब क्लाइंट को ग्रीट करने के लिए हमारा ये GST मॉडल है, नीचे ये दिख ही रहा होगा सबको इमेज, ये जो है ये ऐसे कुछ फॉलो करी जाती है, ठीक है। क्या करना है, ग्रीट करना है, ट्रीट करना है, सीट करना है, ठीक है। ये कुछ आपका मॉडल है, मॉडल के बारे में पढ़ते हैं पहले तो ग्रीट क्या हुआ, जैसे ही गेस्ट आता है तो उसको ऑफिस एंटर वो करेगा, अप्रोच करना है, उनको ग्रीट करना है, आराम से वेलकम करना है, प्यार भरी भाषा में वेलकम करना है, फ्रेंडली तरीके से उनको ग्रीट करना है, पूछना है कि आप कैसे हैं, आपका हम अभी तक हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था, आप जो हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और हमें आपको क्या है सर्व करने में बड़ी खुशी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये और ग्रीटिंग आ सकती है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीट करना है, गेस्ट को आप बोलेंगे कि आप रिसेप्शन एरिया में बैठ जाएं या स्पेसिफाइड गेस्ट एरिया है अगर कोई कंपनी का तो वहाँ पे उन्हें बिठाना है। जब वो बैठ जाएंगे तो आप उन्हें कॉफ़ी, टी या पानी, मतलब जो भी वो पीना चाहें या खाना चाहें उनको आप ऑफर करोगे। ग्रीट करने के बाद, सीटिंग करने के बाद, ट्रीटिंग करने के बाद let the appropriate person और बॉस नो देयर क्लाइंट हैज़ अराइव। अब आपने जब ग्रीट कर दिया है, आपने सीट कर दिया, आपने ट्रीट कर दिया है, तो जो मेन बंदा जो है इन क्लाइंट का जो बॉस है या आपका जो बॉस है आप उन्हें बताओगे और वो बॉस आएगा और उन्हें क्या है उनके साथ जो आगे फर्दर डिटेल्स होनी है वो हो जाएंगी, ठीक है। और जो कस्टमर है उनको बता देना है कि थोड़ा टाइम 5-10 मिनट में सर आ रहे हैं, आप प्लीज़ रुक जाइए या वेट कर लीजिए, ठीक है। अब एट द होटल प्रेमिसेस ड्यूरिंग चेक इन, तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर की हमने लास्ट चैप्टर में बात कर ली थी, पता होना चाहिए सभी को। तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो है ये सारे गेस्ट, जितने भी गेस्ट हैं उनको वार्म वेलकम करेंगे, ठीक है। अगर गेस्ट जेट लैग हो रहा है तो उसमें भी उनकी मदद करने वाले हैं, और अगर शॉर्ट टेम्पर का है तो भी आपको प्यार से अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करना है। तो जो फ्रंट डेस्क अटेंडेंट जो है उनको स्माइल करना है, अपने गेस्ट को देखते हुए उनको अच्छे से बात करनी है, और जो भी गेस्ट डेस्क पे आते हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिस में आते हैं, तो उनके कोई इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उन्हें काम तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से क्या है सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। SOP रिगार्डिंग बैगेज अब पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ चेक इन के टाइम पे जैसे ही गेस्ट की टैक्सी अराइव होती है होटल के डोर पे, जो डोरमैन है या गेट कीपर जो है उसको क्या है टैक्सी का दरवाज़ा खोलना है, और नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं वो क्या है फॉलो करने हैं। तो क्या पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट हैं ये। यू शुड ऑलवेज हेल्प द गेस्ट टू कम अप फ्रॉम द टैक्सी, तो आपको हमेशा मदद करनी है गेस्ट को टैक्सी से बाहर निकालने में। उसके बाद जो लगेज है कोई भी व्यक्ति का, कोई भी टूरिस्ट का, वो टैक्सी से बाहर निकालना है। टैग करना है लगेज को एज पर पॉलिसी, गेस्ट को एस्कॉर्ट करना है, ठीक है। जो
गेस्ट है उसका जो भी उसको बताना है कि हम जो आपका लगेज है वो आराम से केयर से ले रहे हैं, ताकि आपके जो लगेज है ना उसको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। एंड जब तक गेस्ट जो है अपना चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करता है तब तक आप उनकी जो है ना सामान वगैरह है उनका ध्यान रखते हो। ठीक है। फिर क्या है, जब रूम अलॉक्शन हो जाता है, अलोकेट हो जाता है रूम, तो रूम नंबर जो लगेज टैग है उस पर लगाना है। फिर जो गेस्ट है इसको असॉर्ट करके लगेज लेके उनको उनके रूम में छोड़ना है। ठीक है। और लगेज को लगेज रैक जो है उस पर रखना है और गेस्ट को बता देना है ये। अगर रूम रेडी नहीं हुआ है तो जो गेस्ट है उससे आप पूछोगे मे आई कीप योर लगेज इन द लगेज रूम। जब तक एक लगेज रूम होता है होटल में तो वहाँ पे लगेज रख दिया जाता है। एंड कीप द लगेज इन द डेजिग्नेटेड एरिया टिल द गेस्ट गेट द रूम। तो जब तक गेस्ट को रूम नहीं मिल जाता है तब तक उधर ही लगेज रूम में जो गेस्ट का लगेज है वो पड़ा रहेगा। ठीक है। एट द टाइम ऑफ चेकआउट की बात करते हैं। चेकआउट जब करता है तो क्या करना है, बैगेज को रूम से लेके आना है, कम्युनिकेट करना है गेस्ट के साथ। पैसेज एरिया में कोई भी स्टे या फैसिलिटीज़ जो उनके लिए ऑफर की गई हैं उन सब के बारे में कम्युनिकेट करना है, कैसी सर्विसेज दी कैसी नहीं दी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगर गेस्ट लेट हो रहा है तो बैगेज को लगेज स्टोरेज रूम में रखना है और रिसिप्ट जो है बैगेज की वो गेस्ट को दे देनी है। एक्चुअल डिपार्चर के टाइम जो बैगेज है उसको टैक्सी में रखना है, गेस्ट को बताना है और सी ऑफ कर देना है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है। अब जो कस्टमर्स हैं और मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स हैं उनको कैसे अटेंड करना है, ये कुछ प्रोसीजर हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप गेस्ट को ग्रीट करते हो चेक इन करते हुए होटल में। प्रोसीजर 1 क्या है? प्रोसीजर 1 है केस स्टडी ऑफ फर्स्ट टाइम विजिटिंग गेस्ट ऑन अराइवल व्हेन दे अप्रोच द रिसेप्शन ऑन देयर ओन द डोरमैन। देखो ये सिंपल ही ना ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये करना है, दूसरा प्रोसीजर ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली आस्क मी। ये नॉर्मली केस स्टडी की नॉर्मल सी बात हो रही है, मैं रीड कर दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं समझा दूंगी। सबसे पहले आपकी केस स्टडी है कि आपका पहले फर्स्ट टाइम गेस्ट विजिट कर रहा है आपके होटल को, तो आप कैसे जो रिसेप्शन है उसको अप्रोच करोगे। डोरमैन जो है वो गेस्ट को ग्रीट करेगा। तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, गेस्ट रीचेस द होटल पॉच, द डोरमैन ओपन्स द डोर विद अ स्माइल एंड विशेस द गेस्ट गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वेलकम टू द डैश 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 होटल ABC होटल। ठीक है, हमारे होटल में आपका स्वागत है, ऐसे करके ग्रीट करना है। प्रोसीजर 2 क्या आता है, जब आपका ग्रीटिंग हो जाता है तो बेल बॉय जो है गेस्ट को ग्रीट करेगा और बैग का असिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो बेल बॉय विशेस द गेस्ट एज पर टाइम ऑफ द डे, असेस देम विद द बैगेज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग सर मैडम अलाउ मी टू टेक केयर ऑफ योर बैगेज। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर 3 पे आते हैं। जो बेल बॉय है वो काउंट ऑफ बैगेज को कंफर्म करेगा कि कितना बैगेज है। ठीक है, तो बेल बॉय कंफर्म्स द नंबर ऑफ बैगेज विद द गेस्ट कि आपके कितने बैग हैं, कितना आपका लगेज है, सारी चीज़ें वो कंफर्म करेगा और फिर जो गेस्ट है वो रिसेप्शन की तरफ पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4th प्रोसीजर पे जब हम आते हैं तो जो रिसेप्शन है वो ग्रीट करेगी गेस्ट को और असिस्टेंट जो है वो ऑफर करेगी। रिसेप्शन का जो एसोसिएट होगा वो गेस्ट को विश करेगा, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वेलकम टू दी ABC होटल, जो हमने नाम लिया था, वेलकम टू ABC होटल सर मैडम हाउ मे आई असिस्ट यू। तो गेस्ट बोलेगा मुझे चेक इन करना है, तो वो फर्दर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आगे शुरू हो जाएंगी। प्रोसीजर 5 पे आते हैं। प्रोसीजर 5 जो है, रिसेप्शन जो है सीट असिस्टेंट जो है वो ऑफर करता है जिससे गेस्ट को कंफर्टेबल फील होता है और उनका जो लास्ट नेम है वो उसके बारे में पूछता है। उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड क्या है, रिसेप्शन एसोसिएट जो है वो बोलेगा प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर लास्ट नेम अंडर विच रिजर्वेशन इज इट बीइंग मेड। तो आपका जो रूम है उनका जो किस नाम से आपने रूम बुक किया है ये सारी चीज़ें पूछेंगे। गेस्ट बोलता है मेरा नाम दीपिका सिंह है। ठीक है, प्रोसीजर 6 पे आते हैं। रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो निकालता है गेस्ट के नाम का। स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, स्टैंडर्ड रहने वाला है रिसेप्शन विल देन टेक आउट द रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ मिस सिंह। तो मिस सिंह के नाम का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो रिसेप्शनिस्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है, प्रोसीजर 7 पे आते हैं। गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड विल हैव द फॉलोइंग डिटेल। अब ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसमें ये सारी जो डिटेल्स हैं वो होती हैं। गेस्ट का नाम होता है, कंपनी नाम होता है, अराइवल डिपार्चर डेट होता है, रूम कैटेगरी होती है, रूम रेट होता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अलावा जिस भी तरीके से वो पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल भी लिखी जाती है।
ठीक है। प्रोसीजर 8 पे जब हम आते हैं तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है प्रिंट ऑन अराइवल हो जाता है और उसी सेम दिन में जिस दिन चेक इन हो रहा है उसी दिन होता है। तो गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उसको प्रिंट होना होता है अराइवल पे, अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट नहीं किया गया है पहले। ठीक है। 9 पे आते हैं गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज उन सभी को फॉलो किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है। प्रोसीजर 10 पे आते हैं। प्रोसीजर 10 क्या है? गेस्ट रूम की जो है डिजिटल की कार्ड जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक की कार्ड बनाएंगी मिस सिंह के लिए। ठीक है। फिर प्रोसीजर 11 पे आते हैं। गेस्ट रिलेशन जो है वो जो भी गेस्ट के रिलेशन है उनको एक्सकॉर्ट किया जाएगा उनके रूम तक। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट विल इंट्रोड्यूस मिस सिंह टू द गेस्ट रिलेशंस एंड रिक्वेस्ट हर टू एस्कॉर्ट मिस सिंह टू द रूम। मिस सिंह, माय गेस्ट रिलेशन मिस कोमल विल एस्कॉर्ट यू टू योर रूम। तो ठीक है, जो गेस्ट रिलेशन है उनको बोला जाएगा कि आप गेस्ट को उनके रूम तक पहुंचा दिए। ठीक है। कैसे बोला जाएगा? ये ऐसे बोला जाएगा। प्रोसीजर 12 पे आते हैं। तो गेस्ट को जब जा रहा होगा, गेस्ट अपने रूम में जा रहा है तो आप उन्हें बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो स्टे हो हमारे साथ वो काफ़ी अच्छा रहे। तो रिसेप्शनिस्ट गेस्ट को प्लीजेंट स्टे के लिए फॉर्मल सैल्यूटेशन की तरह बोलेगा, मिस सिंह हैव अ प्लेजेंट स्टे विद अस। ठीक है। प्रोसीजर 13 की बात करते हैं। डिलीवरी ऑफ गेस्ट बैगेज टू दी रूम। तो जब गेस्ट अपने रूम पे जा रहा होगा तभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो बेल बॉय को बोलेगा कि मिस सिंह का जो भी बैगेज है वो आप इस रूम नंबर पे पहुंचा दो। ठीक है। फिर प्रोसीजर 14 पे आते हैं। प्रोसीजर 14 क्या है? मल्टीपल चेक इन अगर होते हैं, एक दिन में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कैसा होगा? मल्टीपल पीपल चेक इन में गेस्ट रिलेशन जो है वो गेस्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि एक बैग को आप जो है आइडेंटिफाई कर दो और इन्फॉर्म कर दो बेल बॉय को कि ये ऐसे लोगों के रूम में जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 रूम है तो अगर 2 लोग एक रूम में रह रहे हैं तो इन दोनों का बैगेज इस रूम में जाना है, इस दोनों का ऐसे जाना है, इन दोनों का ऐसे जाना है। तो गेस्ट है वो बता देगा कि हाँ ये दोनों बैग इनके हैं तो ये इस वाले रूम में जाना है। बाकी जो चीज़ें हैं ये लोग जो भी रिसेप्शनिस्ट वाले हैं वो आगे अपने खुद फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा मीट एंड ग्रीट कल्चर, प्रोफेशन एंड वार्म वेलकमिंग अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है या कंपनी की फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो बिहेवियर है क्लाइंट के साथ या कस्टमर्स के साथ, इस पर क्या है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। कुछ टिप्स हैं जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी जो है और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ग्रीट करते हैं टूरिस्ट को एंड कस्टमर्स को, उनके लिए कुछ टिप्स दे गई हैं जो कि हमें रीड करनी है। ठीक है। बहुत बहुत बेसिक सी हैं ये, इतना मतलब इतना हौच पौच नहीं है इसमें, वेरी बेसिक। ये ना आप सिर्फ जो है ना टाइटल समझ के ही आप ये खुद लिख सकते हो, है ना। ठीक है। तो जो सबसे पहले टिप है कि आपको दिखाना है शो दैट यू रिकॉग्नाइज देम। किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो? गेस्ट को कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है। तो आपको दिखाना है कि गेस्ट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप कस्टमर को उनके नेम से बुलाओगे या उनको रिकॉग्नाइज करोगे तो वो वो खुश होते हैं। ठीक है। उनके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हो उनके प्रीवियस स्टे के बारे में और उनको ये भी बोल सकते हो कि हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ रहने आए हो फिर से। अगर रिपीटेड कस्टमर है तो उनको हमेशा पॉजिटिव और हम्बल वे में विश करना है, ग्रीट करना है। ठीक है। ये जो कस्टमर ग्रीटिंग है और रिकॉग्निशन है इससे क्या होता है? प्रॉफिटेबल रिपीटेड बिजनेस होता है। दूसरी क्या टिप है? उनसे पूछना है कि आप पहले यहाँ विजिट कर चुके हो कि नहीं। ये जो पोलाइटनेस होती है स्टाफ की और सर्विस एटीट्यूड की, इससे क्या होता है कस्टमर जब खुश होता है ना तो वो वापस आने की कोशिश करता है उसी होटल में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे भी क्या होता है? प्रॉफिटेबल रिपीट बिजनेस होता है। तो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गेस्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग मे आई हेल्प यू, अब मे आई हेल्प यू बोलने के बजाय आप उन्हें बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, हैव यू बीन हियर बिफोर। इससे आपको ये पता चलता है कि वो जो कस्टमर है क्या ये पहले आ चुका है इस होटल में या नहीं। ठीक है। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? इन सेंटेंस से ये भी पता चलता है कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे आप फीडबैक भी ले सकते हो उनके प्रीवियस स्टे के बारे में। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये पहले आ चुका हूँ तो आप उन्हें बोल सकते हो कि कैसा था हमारे साथ स्टे एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। तीसरा था ना ये पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि
फेमिलियरिटी करनी है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो जब हम कोई भी डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट के साथ डील करते हैं तो सीएससी जो है उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में उनको कंफर्टेबल फील कराने के, या क्लाइमेट के बारे में बात करने का कि हमारे इधर जो है ऐसा क्लाइमेट रहता है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या गर्मी होती है। इन सब चीज़ों की बात करने से जो कस्टमर है उनको क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है। फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट करना है गेस्ट को, हमेशा अप्रोप्रिएटली कॉम्प्लीमेंट करना है। हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल जो है या मीट एंड ग्रीट ऑफिसर्स जो हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है कि गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करते रहना है, ठीक है। स्पेशली अगर जब आप गेस्ट को पर्सनली डील कर रहे हो या टेलीफोन पे कर रहे हो। फिर क्या है, फिर आप कन्वर्सेशन पीस को यूज़ करोगे जब भी सिटी को एंटर कर रहे हो या उस हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी को एंटर कर रहे हो। तो जो प्रोफेशनल है उसको एडवांटेज लेनी है कि वो टॉक करे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ के बारे में, बेस्ट फैसिलिटी के बारे में, उनके जो प्रॉपर्टी के बेस्ट फीचर्स हैं उनके बारे में, और जो उस जगह की यूनिकनेस है या गेस्ट डीलिंग पॉलिसीज़ हैं उन सारी चीज़ों की बात करनी होती है। फिर क्या है, टाइमिंग सब कुछ है। कम्युनिकेट करते करते चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को दो वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है बेसिकली आपको, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी स्टाफ जो भी ग्रीटिंग करेगा अराइवल में, उससे क्या है कस्टमर को लगता है कि जो हमारी ये जो लोग हैं, ये जो स्टाफ है, ये हमारी क्या है चिंता करते हैं। अब जब आप कस्टमर से मिल रहे हो उसके बाद क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है कस्टमर से डील करने का एयरपोर्ट पे या किसी टर्मिनल पे उनसे पूछो कि आपकी और फ्यूचर जर्नी आप क्या करने वाले हो। उनसे कन्वे करो कि ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्टाफ जो है वो ये है कि वो कस्टमर को कंफर्टेबल स्टे करवा पाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जो है वो अनअवेयर होता है किसी डेस्टिनेशन की कंडीशन के बारे में या फैसिलिटीज़ के बारे में, उस डेस्टिनेशन में कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कैसी नहीं है। तो इसके बारे में आपको क्या है बात करती रहनी चाहिए। फिर क्या है, फॉर्चुनेटली अगर आपको उस बारे में नॉलेज है, लोकल एरिया और क्लाइमेट के बारे में पता है कस्टमर को, उसके बावजूद आपको क्या है कम्युनिकेट करते रहना है, जिससे जो है ना कस्टमर को अच्छा फील होता रहे। जो कस्टमर को रिसीव करने के बाद कस्टमर जो गेस्ट है उसको आप एस्कॉर्ट करोगे, उनके स्टे के अकॉर्डिंग, इटिनरी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। कम्युनिकेशन के दौरान, एस्कॉर्टिंग के दौरान आप अपने कंपनी बिजनेस के बारे में जो है ना वो बताओगे। इससे क्या है आपका जो कंपनी बिजनेस है वो बिल्ड होता है और बेटर होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम बात करेंगे कि हमें जो है विजिटर या टूरिस्ट को कैसे ग्रीट करना है, ठीक है। When you are meeting a visitor of another country at your country's airport, apart from the welcome, you shall talk about the following topics to make them feel comfortable and display your hospitality conduct. तो अगर हम ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, जैसे फॉरेनर से अगर हम मिल रहे हैं, तो उनसे हम क्या बात करेंगे, उनसे हम जो नीचे लिखे हो गए कुछ पॉइंट है ना उनकी बात करने वाले हैं। तो आपकी कंफर्टेबल फ्लाइट कैसी रही, कंफर्टेबल थी कि नहीं, क्या आप इस कंट्री को पहले विजिट किया है, स्पेशल ऑफर्स हैं तो उनको वो देना है जिससे उनकी हंगर, थर्स्ट, जैसे टी या कॉफ़ी जो है ना बुझ सके। कंट्री के वेदर के बारे में बताना है, और ये जो वेदर है ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बता सकते हो आप। अपनी सिटी के बारे में थोड़ी नॉलेज देनी है। टूरिज़्म, जो कंट्री का टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है। अभी कुछ घंटे में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर क्या करना है, डेस्टिनेशन बतानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं विजिटर को अपनी कंट्री के बारे में, जिससे क्या है आपकी शेयर्ड कन्वर्सेशन हो सके। पहले तो आप अपनी कंट्री के बारे में बता रहे हो, फिर इनकी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएस से आए तो यूएस के बारे में आप बात कर सकते हो। ऐसे करके क्या है एक शेयर्ड कन्वर्सेशन होती है। एट द एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट में हो तो क्या करना है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू द अराइवल ऑफ क्लाइंट एंड टूरिस्ट, यानी क्लाइंट के आने से पहले आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है होनी चाहिए। एयरपोर्ट वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, आपको पता होना चाहिए कि वो डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं कि इंटरनेशनली कर रहे हैं। टर्मिनल्स ऑफ अराइवल, कहाँ पे कौन से टर्मिनल से जो कस्टमर है वो आएगा, ठीक है। टर्मिनल 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, कौन से टर्मिनल से आएगा, ठीक है। नेम और फ्लाइट नंबर जो है गेस्ट का वो आपको पता करना है। फ्लाइट की जो टाइमिंग है और ओरिजिन पॉइंट जो है क्लाइंट का वो आपको पता होना चाहिए, यानी ओरिजिन पॉइंट हमने क्या है चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, तो ओरिजिन पॉइंट क्या वो कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है।
फिर क्या होता है, कस्टमर्स को इफेक्टिवली ग्रीट करना है। अगर आपको अच्छे से अच्छा इंप्रेशन देना है तो आपको कस्टमर को ना अच्छे से ग्रीट करना ज़रूरी है, उनको फ्रेंडली मैनर में ग्रीट करना ज़रूरी है। अप्रोच करना है, ऐसी अप्रोच करना है कि कस्टमर आपके साथ ना फ्यूचर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसी से मेरे को मेरे सारे काम कराने हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है, आपको कैसे कस्टमर्स को इफेक्टिवली कैसे ग्रीट करना है, कैसे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना सकते हो, नीचे दिए गए पॉइंट ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अपनी जो कन्वर्सेशन है लाइट हार्टेड रखनी है, पर फिर भी प्रोफेशनल रखनी है। ऐसे ही नहीं कि दोस्त नहीं बनाना है उसे, आपका वो प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, तो आपको प्रोफेशनैलिटी जो है ना वो मेंटेन करके रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, जिससे क्या है आपकी बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, प्लाकार्ड्स जो हैं ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, प्लाकार्ड्स जो हैं ये कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। कंपनी नेम, ग्रुप नेम और फ्लाइट रिटर्न जो है वो डिस्प्ले होती है एयरपोर्ट पे, जिससे जो टूरिस्ट हैं और गेस्ट जो हैं वो अराइव कर पाते हैं। ठीक है, ये जो है ऐसा जैसा बोर्ड होता है जिसमें ना लिखा होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, थोड़ा टीवी जैसा होता है, ये लगा होता है एयरपोर्ट्स में, उसमें सारी डिटेल होगी है, फ्लाइट नंबर लिखा है 1 2 3 4, फिर कब आ रही है टाइम लिखा होता है, और डिलेड है तो वो लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इससे क्या है, आप जो है ना कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे से क्लाइंट को उसको देख सकता है कि ये फ्लाइट नंबर था तो कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो क्लाइंट है उनकी भी आप पहचान कर सकते हो, स्पेशली जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं। ठीक है, फिर क्या है, वेलकम नोट होने ज़रूरी है। वेलकम नोट हो गई या प्रिंटेड ग्रीटिंग हो गई स्पेशल क्लाइंट के लिए, जिससे आपकी जो इमेज है कंपनी की वो अच्छी हो सके। फिर क्या होता है, गिफ्ट लेके जा सकते हो, आप बुके लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर सुंदर सा फूल देके ना सब खुश होते हैं तो आप वो लेके जा सकते हो, उससे जो है ना आपका क्लाइंट स्पेशल फील कर सकता है। फिर क्या होता है, फिर आपको जो है ना क्लाइंट है उसको उनके नाम से ग्रीट करना है। ठीक है, आराम से पोलाइट शब्दों से आपको ग्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर सेंटेंस में उनका नाम ले रहे हो, ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, नॉर्मली फील कराना है, नॉर्मली बात करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, गुड नोट्स रखने हैं अपने साथ, यानी आपको प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ें जो है ना नॉर्मली रखना होता है। पर्सनली आप थोड़ी बात कर सकते हो, प्रोफेशनली आप बात कर सकते हो, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि आइस ब्रेकर प्रूव हो जाते हैं, और फिर आप जो है ना प्रोफेशनल मोड पे जा सकते हो। अपना लाइट हार्टेड एटीट्यूड जो है वो मेंटेन करके रखना है। इससे गुड नोट जब हम रखते हैं तो कन्वर्सेशन जो है वो आराम से हो पाती है, फ्लो में हो पाती है। ठीक है, 7 पे क्या आते हैं कि हमारा जो फोकस है ना कस्टमर से वो नहीं हटना चाहिए, कस्टमर पे हमारा फोकस हमेशा रहना चाहिए। कस्टमर से आप स्पेशली अगर पहली बार मिल रहे हो तो आपका फोकस कस्टमर पे होना चाहिए और उनकी नीड्स पे होना चाहिए। जो भी कन्वर्सेशन आप करते हो वो मिनिमम होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर जो है ना एकदम आपसे डर ही जाए। ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को नॉर्मल फील हो, दे फील गुड विद यू। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद को ना बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं, तो आपको क्या है खुद को ऐसा ट्रेन करना है कि आप एक एक्सेलेंट लिसनर बनो, जिससे आप सामने वाले की बात जो है वो अच्छे से सुन सको। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका इफेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप जो है आपके क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, वो और बेहतर होता है। ठीक है, अब आप उनसे जो है ना पूछ भी सकते हो कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। आप उनसे पूछो कि मैं आपकी इस चीज़ में मदद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अपनी सर्विसेज जो हैं, अपने प्रोडक्ट जो हैं, जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है उसके बारे में आपको क्लियरली बताना है, जिससे जो भी उनको, अगर कोई कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो आप उन्हें प्रोवाइड कर पाओ। फिर क्या है, फिर आपको स्माइल करते रहना है, फ्रेंडली और अपबीट रहना है पूरी बिजनेस कन्वर्सेशन के बीच में। फिर क्या है, हाथ को आराम से, क्या है, हैंडशेक अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दबाव की नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हैंडशेक होनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है, आपकी कंपनी की जो स्टैंडर्ड है वो पता चलता है, और इससे आपका जो बिजनेस को नॉर्मली ट्रांजैक्ट अगर आप कर पा रहे हो तो ये भी आपकी एबिलिटी दिखती है कि हाँ ये बंदा अच्छा है। ठीक है, और लिम्प मतलब एक ढीला मीला एकदम बेकार सा हैंडशेक होगा तो इससे दिखाया जाएगा कि आप कस्टमर में जो है ना डिसइंटरेस्टेड हो या लो कॉन्फिडेंस आपका है। ठीक है, अ फर्म हैंडशेक वुड बी टू ग्रिप द इंडिविजुअल्स हैंड स्ट्रांगली फॉर द मोमेंट एंड लेट इट गो।
इतना भी टाइट नहीं पकड़ना है, इतना भी ढीला नहीं पकड़ना है, नॉर्मली पकड़ना है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है आपको आई कांटेक्ट आपके रखना है। हैंडशेक के साथ साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इससे आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो। ठीक है, इससे आपके हाँ जस्ट लाइक आई सेड दिस विल हेल्प यू टू अपीयर कॉन्फिडेंट, एंड आप दोनों के बीच में, दोनों क्लाइंट और आपके बीच में क्या है, एक ट्रस्ट पैदा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर्स के लिए वो रेडी करके रखने हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट जैसे होटल वाउचर्स हो जाते हैं, टूर इटिनरी हो जाती है, या और जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे आपको रखने होते हैं, और आपको जो है ना कस्टमर्स को भी पहले से इन्फॉर्म करके रखना होता है, और आप जो है प्रिपेयर करके और कैरी करना है अपने साथ, और एक एडवांस कॉपी जो है ना वो भी लेके चलनी है। इससे आपको ये इससे अगर आप ये सब करोगे तो इससे कस्टमर को लगेगा कि हाँ देखो ये पहले से प्रिपेयर होके आए हैं, एकदम केयरलेस नहीं है ये कंपनी अपने चीज का, क्लाइंट्स का, अपने लोगों का ध्यान भी रखती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए, क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन का। कस्टमर्स के साथ अगर आप क्लियरली बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत क्लियरली आपको बोलना भी चाहिए। इससे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है ये। मीट और ग्रीट ऑफिसर जो है, इनको क्लाइंट को जो है ना, क्लाइंट की क्वेरी सुननी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सुननी होती है, प्रोसीजर बताना होता है, पॉलिसीज जो है कंपनी की वो बतानी होती है, और दूसरे एस्पेक्ट जो है कंपनी के वो कस्टमर को बताने होते हैं। अगर आप ढंग से समझा नहीं पाओगे तो कोई कस्टमर आपकी बात नहीं समझेगा, जिससे क्या होगा, कंपनी का नुकसान होगा। तो क्या होता है, क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन जो कस्टमर्स के साथ आप करते हो तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कंपनी के तरफ से कि ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं बहुत अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है उनको क्लियरली बोलना है, मम्बल नहीं करना है, कोई भी जो पॉइंट है उनको वेग तरीके से नहीं बोलना है, अनक्लियर तरीके से नहीं बोलना है, क्लियरली बोलना है। ठीक है, स्पीकिंग क्लियरली, अगर आप क्लियरली बोलोगे तो कस्टमर क्या है, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होटल के बारे में या कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, या जो इशू है जो एड्रेस कर रहे हो आप उनके बारे में। जीरो एरर वर्किंग जो होता है, इसी को आपको मेंटेन करके जाना चाहिए। इंश्योर करना है कि जीरो एरर वर्किंग हो, यानी कोई भी एरर जो है काम के दौरान ना आए। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको गेस्ट की नीड जो है वो एंटिसिपेट करते हुए चलनी है। कोई भी गेस्ट है, उनको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आपको सॉल्व करनी है उनके लिए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना है, कोई भी एक्सपेक्टेशन है गेस्ट की वो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, और कोई एंटिसिपेशन हो रही है गेस्ट की नीड्स की तो वो भी आपको रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी होती है। यानी कोई नीड्स अगर कस्टमर की आ रही है तो वो आपको हमेशा सॉल्व करती ही चलनी है। ठीक है, अब क्या है, following points are to be kept in mind while anticipating the guest need. तो anticipate the desire and help the customer achieving it. जो भी कस्टमर के डिज़ायर्स हैं उनको एंटिसिपेट करते हुए चलना है, उनको अचीव करते हुए चलना है। कोई भी जो पोटेंशियल डिससेटिस्फैक्शन है या कोई एरर है वो आपको अवॉइड करने होते हैं। कोई भी कस्टमर और प्रॉब्लम के बीच में इंटरजेक्शन हो रहा है उसको आपको मतलब सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए ही ना, इतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कस्टमर नीड्स को एंटिसिपेट करते हुए चलोगे तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो नहीं होंगी, आप पहले से प्रिवेंट करके चलोगे। इससे क्या होता है, कस्टमर सर्विस जो डिमांड है वो लेटर मतलब कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर जो है ना उनको एक्चुअल में समझ आता है कि जो कंपनी है वो हमारे बारे में भी सोच रही है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है मीट एंड ग्रीट सर्विस का, यानी अराइवल पे, डिपार्चर पे, ट्रांसिट या ट्रांसफर पे। जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि होटल्स हो गए, टूरिज्म ऑफिसेज हो गए, म्यूजियम्स हो गए, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एयरपोर्ट से पिकअप हो गया या ड्रॉप सर्विसेज हो गई, या कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है, उस कस्टमर को रिक्वायरमेंट को रिक्वेस्ट करता है तो आप जाके फुलफिल कर रहे हो उसको। ये जो सर्विसेज हैं ये कभी कभी चार्जेबल भी हो जाती हैं, कभी कभी फ्री भी हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड कंपनीज पॉलिसी। इसके साथ साथ क्या होता है, जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है ये पिकअप करता है, ड्रॉप फैसिलिटीज़ जो हैं एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन में, होटल्स में, ये प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, अराउंड द क्लॉक प्रोवाइड करी जाती हैं। कभी कभी जो सर्विसेज है प्राइवेट टैक्सीज की, गवर्नमेंट टैक्सीज की, बस की, ऑटो रिक्शा की, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये भी सारी दी जाती हैं। ठीक है,
फिर क्या होता है, फिर जो हमारी मीट एंड ग्रीट सर्विसेज हैं इनको फास्ट ट्रैक क्लियरेंस में फैसिलिटेट किया जाता है, अराइवल में या डिपार्चर में, इमिग्रेशन की मदद में, कस्टम्स ट्रांसफर्स, बैगेज, इंश्योर अ स्विफ्ट स्मूथ एंड सेफ पैसेज थ्रू द एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट में जो भी टाइम वेस्ट होता है, एयरपोर्ट में और जो भी सर्विसेज लगती हैं उसमें भी जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है। अब जो होटल्स हैं इनका खुद का लाउंज भी होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, होटल्स जो हैं अपना खुद का लाउंज डाल देते हैं एयरपोर्ट में, रिजर्व कर देते हैं सिर्फ अपने टूरिस्ट और कस्टमर्स के लिए। फिर क्या होता है, जो हमारे मीट एंड ग्रीट सर्विसेज है गेस्ट को अराइवल पे, डिपार्चर पे मिलती है। अराइवल एंड डिपार्चर में क्या होता है, अराइवल के टाइम पे जो पैसेंजर्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इमिग्रेशन चेक के लिए मूव करें आगे। ठीक है। और ये सभी के लिए होता है, पैसेंजर्स के लिए होता है, इंडियंस के लिए होता है, फॉरेनर्स के लिए होता है। और ये दोनों टाइम होता है, अराइवल पे भी होता है, डिपार्चर पे भी होता है। क्या होता है दोनों टाइम, इमिग्रेशन चेक होता है, अराइवल पे भी होता है और डिपार्चर पे भी होता है। जो पासपोर्ट है उसको स्टैम्प किया जाता है, अराइवल पे भी किया जाता है, डिपार्चर पे भी किया जाता है। ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर मैं फिर से रीड कर रही हूँ, ऊपर नहीं समझ आया तो अभी कर लेना, सुन लेना। चलो हाँ देखो, पैसेंजर जो है उनका पासपोर्ट को ड्यूली स्टैम्प किया जाता है इमिग्रेशन काउंटर से लीव करने से पहले। ठीक है। जो फॉरेनर्स जो आ रहे हैं उन्हीं को सिर्फ क्या करना है, डिसएम्बार्केशन जो कार्ड है वो फिलअप करना होता है, इंडियंस को नहीं करना होता है, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए होता है ये। पैसेंजर्स जो हैं उनको एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे हो गए पासपोर्ट, वीज़ा, वो सारी चीज़ें दिखानी होती हैं इमिग्रेंट्स क्लियरेंस के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, और जो फॉलोइंग सर्विसेज हैं, नीचे जो ये सर्विसेज लिखे हैं ये आपको फॉलो करनी होती हैं। वार्म वेलकम करना है, अराइवल पे एस्कॉर्ट करना है, इमिग्रेशन के दौरान असिस्ट करना है, पासपोर्ट कंट्रोल के दौरान असिस्ट करना है, कस्टमर क्लियरेंस कराना है, बैगेज कलेक्शन के साथ आपको क्या करना है, असिस्ट करना है, पैसेंजर्स को एस्कॉर्ट करना है, रिसीविंग पार्टी जो है, जिस पार्टी को आप रिसीव कर रहे हो वहाँ पे भी उनको क्या है, एस्कॉर्ट करना होता है। अब टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग द टूरिस्ट और टूर ग्रुप फॉर वन पॉइंट ऑफ अराइवल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन टू एनी अदर प्लेस टू द होटल एंड बैक फ्रॉम होटल एंड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर शिफ्टिंग को बोलते हैं हम बेसिकली, एक पॉइंट से, जैसे कि एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, या अगर कोई भी और कोई जगह है, यानी अगर यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो एयरपोर्ट से क्या हो रहा है, एयरपोर्ट से अराइवल हो रहा है, पॉइंट ऑफ अराइवल हो जाता है। ये पॉइंट ऑफ अराइवल से आप कस्टमर को उठा के कहाँ पहुंचाते हो, किसी और जगह पे पहुंचाते हो, दैट इज आपका होटल हो सकता है, कोई किसी भी तरीके का अकोमोडेशन हो जाता है। ये क्या हो जाए, POD हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये भी क्या हो जाता है, ये शिफ्टिंग कहलाता है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम सामान शिफ्ट करते हैं ना, तो एक पॉइंट ऑफ अराइवल से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर लेके जाते हैं। यही जो है, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसफर कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक्सकर्जन टूर क्या होता है, एक्सकर्जन टूर में आप एयरपोर्ट से पिकअप करते हो, रेलवे से पिकअप करते हो, या कोई भी कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रैवल एजेंट ने फिक्स किया है टूरिस्ट ग्रुप के लिए, उधर से आप पिक करते हो। फिर क्या करते हो, फिर आप एक ट्रांसफ़र करके पॉइंट ऑफ होटल पे जाते हो। ठीक है। जब आप होटल पे पहुंच जाते हो तो आप वहाँ पे अलग अलग जगहों को घूमते हो, साइट सीइंग जगहों पे घूमते हो, फेमस कोई जगह है वहाँ पे घूमते हो। उसके बाद क्या करते हैं, जो घूमना हो जाता है 4-5 दिन का, फिर आप वापस उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ते हो, रेलवे स्टेशन पे छोड़ते हो, या किसी और पॉइंट में छोड़ते हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये एक्सकर्जन टूर हो रहा है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट। ठीक है। एक्सकर्जन टूर में पॉइंट 1, 2, 3, 4 चीजें आती हैं। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर शिफ्टिंग होता है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है। चलते हैं नीचे। अब ये जो टूर एग्जीक्यूशन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका आ जाता है इसमें टूर पैकेज आता है, ट्रांसफ़र आता है, विजिट टू टूरिस्ट प्लेस आता है। ठीक है। तो ट्रांसफ़र क्या हुआ, ट्रांसफ़र एक पहला इंटरेक्शन हुआ टूरिस्ट के बीच में और ट्रैवल एजेंसी स्टाफ या मीट एंड ग्रीट ऑफिसर के बीच में। अ रिप्रेजेंटेटिव और टूर गाइड मीट्स द ग्रुप एट द पॉइंट ऑफ अराइवल विद अ प्ले कार्ड इन हिज हैंड।
ठीक है, कुछ कार्ड हमने ऊपर बात करी थी, देखो डिस्प्ले तो वो हो जाता है, बट इसके साथ साथ क्या होता है, एक और प्ले कार्ड होता है, ये दिखाता है यहाँ पे। जैसे राजू है, अगर कोई ट्रैवल एजेंट है, कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाता है ABC ट्रैवल कंपनी। ठीक है, और नीचे एक और चीज लिखी होती है, नीचे लिखा होता है टू पिकअप, नाम ही नहीं याद आ रहा, LN लिख देते हैं, टू पिकअप LN। ठीक है, ऐसे करके कोई प्ले कार्ड होता है जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, टूर गाइड जो है या हमारा मीट एंड ग्रीट ऑफिसर है, वो पकड़ के खड़ा होता है। ठीक है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द टूरिस्ट। अब ये जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसफर के लिए, उसके पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स होगी, उसमें उन लोगों के नाम होंगे और उनके नंबर जो है वो ऐसे करके लिखे होंगे, ये लिस्ट होती है। ठीक है, नीचे चलते हैं, फिर हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर सबको समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो ऊपर जाके फिर से सुन लेना, मतलब वीडियो बैक कर लेना ऑब्वियसली। तो ट्रांसफर करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है उनको यूज किया जाता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट क्या है, कंफर्टेबल होता है, सूटेबल होता है लॉन्ग जर्नी के लिए। फैसिलिटीज होती हैं इसमें माइक्रोफोन के जैसे स्पीकर हो गया, पुश बैक सीट्स हो गई, या स्पेस हो गया जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हो, मेडिकल किट रख सकते हो, फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हो, या एक जो है ना टूर गाइड के लिए अलग सीट भी होती है। मॉडर्न बस कोचेस की बात करें तो उसमें वॉशरूम्स भी होते हैं कोच के अंदर ही। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अभी हमारा ये जो पहला सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द डैश इज द टूरिज्म प्रोफेशनल ऑफ अ होटल और अ ट्रैवल कंपनी हु मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंपनीज इमेज इन फ्रंट ऑफ द टूरिस्ट बाय हिज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल कंडक्ट एंड एक्सटेंडिंग वार्म वेलकम। तो कौन होता है, हमारा डी होता है ये। ठीक है, बेल बॉय तो होटल में मिलता है, डोरमैन भी क्या है, होटल में मिलता है, और हमारा कॉन्सियर्ज भी होटल में मिलता है। जो अराइव करता है वो कौन करता है, हमारा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव करता है। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कंपनी का क्या होता है, एयरपोर्ट पिकअप करता है, ड्रॉप करता है टूरिस्ट को, फॉलो अप करता है टूरिस्ट इंडस्ट्रीज इटिनरी को, और फॉलो अप करता है बुकिंग को बीइंग डन अर्लियर फॉर टूरिस्ट। इसके साथ साथ क्या है, या तो सारे ही वो काम करता है। तो इनमें से क्या होना चाहिए, इनमें से हमारा होना चाहिए डी, क्योंकि हमारा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये सारे ही काम करता है। फिर हमारा क्या आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है डैश allows to provide a remarkable customer experience, anticipation of guests, forecasting of guests, receiving of guests, communication with guests। किससे सबसे ज़्यादा हमारी रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस आता है, तो आप एंटिसिपेट अगर गेस्ट को करोगे तो सबसे बेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ग्रीटिंग इज हाई, हाउ हैव यू बिन बिफोर, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ आर यू, दिस वे प्लीज। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हेल्प करने का, ग्रीट करने का, आई मीन दैट इज बी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली ये आपके क्या हो जाते हैं, आपको इनमें एटलीस्ट 100 के अराउंड शब्द लिखने होते हैं। तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ लिख के आने होते हैं। ठीक है, डिफाइन मीट एंड ग्रीट सर्विसेज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हमने पढ़ा है भाई, हम भी ऊपर सारा हमने पढ़ा है। कौन सी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज की हमने बात करी है वो सारी इसमें आपको लिखनी है। ठीक है, डिफाइन करनी है, देखो डिफाइन भी है। तो हमने मीट एंड ग्रीट सर्विसेज की जो मैंने बोला था कि मीट एंड ग्रीट को कैसे डिफाइन करना है वो पूछ सकते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछना है और बताना है कि ये क्या होती हैं। एक्सप्लेन द ग्रीटिंग फॉर्मेलिटीज एट द टाइम ऑफ चेक इन टू द होटल। फॉर्मेलिटीज पूछ रहे हैं तो चेक इन करते हुए कौन सी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए उन सब के बारे में लिखनी है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज हमने पढ़ी हैं वो सारी आपको लिखनी है। तो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ग्रीटिंग द कस्टमर्स इफेक्टिवली, राइट द स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड इफेक्टिवली फॉर ग्रीटिंग द कस्टमर्स। तो जो भी स्टेप्स हैं, जो भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं 5-6 जितने भी हमने पढ़े हैं 10 11 12 जितने भी पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब द मीट एंड ग्रीट प्रोसेस फॉलोड एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की जब हमने बात करी थी एक सेक्शन था, वो सारे सेक्शन जो भी पॉइंट हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा सेशन 1 तो हो गया है कंप्लीट, सेशन 2 हम कंप्लीट शुरू करने वाले हैं।
आ जाते हैं सेशन 2 में, जो कि है कम्युनिकेशन। आप कलीग्स के साथ, कस्टमर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेशन के लिए मैंने सभी बच्चों को बोला था कि 9th क्लास का जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स है वो जाके पढ़ लें। फिर से मैं बोलूँगी क्योंकि वहाँ पे अच्छे से मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी है, बट यहाँ पे इतना डिटेल्ड में नहीं है। तो हम जो है छोटे से इसमें, मतलब एक ही सेशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में है नहीं, हम आराम से फटाफट से ये करेंगे। तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप जब कम्युनिकेट करते हो इसमें है प्लानिंग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कर लेते हो आप, कोऑर्डिनेशन जो है वो आप अच्छे से कर पाते हो, डेलीगेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसकी जो भी अथॉरिटी है उसकी डेलीगेशन करने में, डिसेंट्रलाइजेशन करने में हेल्प करता है। मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय का जो मोरल है उसमें इम्प्रूव करता है, उनका जो मोरल है वो इम्प्रूव होता है इससे। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो उसके बात करते हैं। तो जो भी टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम्युनिकेशन के बिना फंक्शन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये कैसे आती है, जब आप गुड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो स्टाफ हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी इंटरनल क्या हो रहा है, दो स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, ये हमारा टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट है और ये हमारा क्या है, टेक डिपार्टमेंट से। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये देखो डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट भी कहाँ का है, हमारी ट्रैवल एजेंसी का है, ट्रैवल कंपनी का है, और ट्रैवल एजेंट भी क्या है, ट्रैवल कंपनी का है। तो दोनों अलग डिपार्टमेंट के लोग जब बात करते हैं तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसमें जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन होती है ये ट्रांसमिशन होती है, ऑफिशियल मैसेजेस देते हो या आप इंफॉर्मेशन देते हो विद इन या आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आपका बॉस जो है वो आपसे बात कर रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। सबसे पहले तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन में आएगा, फिर वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन आपकी होती है ऐसी कम्युनिकेशन जो अपना सुपरवाइजर जो है सबॉर्डिनेट या वाइसा वर्सा से बात करता है। ठीक है, अब वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप से लोअर लेवल पे जाती है। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन जो है वो सबॉर्डिनेट को दिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बॉस का एग्जांपल दिया ना, तो बॉस अगर आपसे एक अपने छोटे कलीग से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करता है, तो वो क्या करता है, वो आ जाएगा आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन में। अगर ये दोनों बंदे बात करें तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बॉस नहीं है कोई, दोनों एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एम्प्लॉय बात करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। बॉस एम्प्लॉय बात करेंगे तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जब इंफॉर्मेशन जो है लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाती है। डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, टॉप लेवल से नीचे आ रहा है, तो क्या होता है, टॉप से नीचे, लो पे आ रहा है तो आपका डाउनवर्ड होता है। लो से जब ऊपर जाएगा तो अपवर्ड होगा। ठीक है, लो से ऊपर जाएगा तो अपवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है। अब इसमें जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो जाती हैं, सजेशन हो गया, रिव्यूज हो गया, इनपुट हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल मतलब इसका बेसिस ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और एक ओरिजिन ऑब्सकोर करते हैं, उसमें ये आ जाता है। ठीक है, दो टाइप होते हैं इंटरनल के, एक्सटर्नल की बात करते हैं। अब एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से करता है, अपने एक्सटर्नल ऑफिसर से करता है। ये गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाती हैं, डिपार्टमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हो जाती हैं, या प्राइवेट और गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो साथ में काम करी हो तो वो हो जाती हैं।
अब कम्युनिकेशन क्या है, दो डायरेक्शन में काम कर सकती है। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में काम करती है जिसमें सेंडर जो है रिसीवर को करता है और सर्वर जो है सर्व्स टू इन्फॉर्म, परस्यूड और कमांड। यानी क्या है, सेंडर जो है वो कोई मैसेज बोलेगा कि ये काम मेरा कर दे और रिसीवर को पता चल जाएगा, तो ये सिंपली रिसीवर फिर वो काम कर देगा। तो ये वन वे क्या है, कम्युनिकेशन होती है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें फीडबैक होता है रिसीवर से सेंडर के लिए, ठीक है। और ये जो फीडबैक है, इससे सेंडर को पता चलता है कि मैसेज पहुंच गया है रिसीवर के पास और उसे मेरी बात जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। इसकी इमेज ये हो जाती है, सेंडर हो गया, सेंडर ने बोला, सेंडर अपने भाई से, दो लोगों की बात कर लेते हैं, ये दो लोग हैं, ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई, ठीक है। तो छोटा भाई जो है, बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई को कि एक गिलास मेरे लिए पानी ले आ, वाटर ले आ, ठीक है। और छोटा भाई बोलता है कि भाई हर बारी मैं ही लेके आता हूँ, इस बार तू खुद लेके आ। तो क्या हुआ, सेंडर ने मैसेज भेजा, किसको भेजा, रिसीवर को भेजा। क्या भेजा, मैसेज भेजा रिसीवर को। तो रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया, सुना उसने कि हाँ ये बोल रहा है कि पानी लेके आना है। फिर रिसीवर ने क्या है, फीडबैक दिया कि नहीं भाई तू हमेशा क्या करता है, तू मेरे को बोलता है पानी लाने को, कभी खुद भी ले आया कर। तो वो क्या हो जाता है, वो फीडबैक हो जाता है। ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इन कम्युनिकेशन, यहाँ पे जेंडर आ जाता है। कम्युनिकेशन जो है जेंडर से इफेक्ट होती है, जैसे कि मेन और विमेन जो है वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मेनी टाइम्स व्हेन अ फीमेल एंड मेल कम्युनिकेट, certain conditions, certain traditions are followed, such as lack of eye contact and shaking hands, thus affecting perception and communication। तो मेल और फीमेल की जो सोचने की भावना है, कम्युनिकेट करने की भावना है, दोनों ही अलग होती हैं। तो जब ये दोनों जेंडर अलग अलग सोचते हैं तो कुछ ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट आ जाता है यहाँ पे, और हाथ नहीं शेक करने होते हैं, जिससे क्या है, परसेप्शन और कम्युनिकेशन पे क्या है, इफेक्ट आता है, ठीक है। नीचे चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन स्किल का। हम देखो बोलते तो अलग अलग तरीके से हैं, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे जो चीज़ें जो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज क्लियर करवा देती है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है, अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग में लोग सुनते हैं। हर जो इंसान है, अगर मैं हूँ तो मेरी समझने की, कोई चीज़ समझने की मेरी क्षमता अलग होगी कंपेरेटिवली टू यू, और जैसे आप चीज़ें समझते हो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं समझ सकती। तो हम सब अलग हैं और इसीलिए हमें समझने की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हम सभी का वो अलग है। तो हर इंसान अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही चीज़ें समझता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्पोकन करते हो, यानी बोलते हो या लिखते हो कोई भी लैंग्वेज को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बोल सकते हो। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को क्या है, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। कभी कभी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देती है कंपैरेटिवली टू वर्ड्स। तो बॉडी लैंग्वेज कौन कंट्रोल करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंट्रोल करता है। तो जो रीडर है वो एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर पाता है कि क्या डिफरेंस है, कि आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो, उन चीज़ों में डिफरेंस पता चल जाता है। In order to ensure your words and body language complement each other, you need to practice regularly and develop a habit of it। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप जो आप बोल रहे हो और कर रहे हो दोनों ही सेम हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली, तभी जो आप बोलोगे वही आप सोचोगे भी, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करती है कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ। बॉडी लैंग्वेज में आपके जेस्चर आ जाते हैं, मूवमेंट आ जाती है, अलग अलग पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, सिंक में होनी चाहिए आपके वर्ड के साथ, यानी जो आप बोल रहे हो ना वही सोच रहे हो, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे बेसिकली ना। अगर दिमाग में आपके चल रहा है कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो आप बोलो कि नहीं ये तुम अच्छे नहीं हो, ऐसे करके चीज़ें होनी चाहिए। आपका माइंड और आपका जो मुंह और दिमाग है दोनों ही साथ में काम करने चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे क्या करना है, क्लमजी नहीं होना है, स्टिफ नहीं होना है वाइल मेकिंग मूवमेंट। बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करना है जिससे आपको
मिसअंडरस्टूड करा जाए या अनप्रोफेशनल दिखो आप। विंकिंग नहीं करनी है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, आप उसे आंख मार रहे हो तो वो सोचेगा ये तो बड़ा बेकार इंसान है, तो ये नहीं करना है। कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट रखना है, एक पॉजिटिव साइन होता है और इसको यूज़ करना है। ठीक है, आई कांटेक्ट करना है, विंक मत करके आना किसी पे। ठीक है, फिडल अराउंड नहीं करना है चीज़ों के साथ। नहीं, यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हो और फिर आप टिश्यू के साथ खेलने में लगे हो या पेन के साथ खेलने में लगे हो, पेन में आपका ध्यान है, वो सब नहीं करना है। हर जो बॉडी पार्ट मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है स्टैंडिंग विद हैंड्स ऑन हिप सिग्निफाई अग्रेशन, नॉडिंग सिग्निफाइज अग्रीमेंट एंड एक्टिव लिसनिंग एंड बाइटिंग नेल सिग्निफाइज नर्वसनेस। कोई नाखून खाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये थोड़ा ना नर्वस हो रहा है अभी। या अगर आप अपने मुंडी ऊपर नीचे हिलाते हो तो सब मानते हैं कि हाँ ये मेरी बात से अग्री कर रहा है। अगर आप लेफ्ट राइट घुमाते हो तो लोग सोचते हैं कि आप उनकी बात से अग्री नहीं कर रहे हो। सॉरी। तो ये क्या होता है, ये एक बॉडी मूवमेंट होता है जिससे सामने वाला जो है ना आपकी बात को समझता है। अब वाई बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैन इंस्टेंटली हेल्प टू इवेल्युएट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ना आप लोगों को अपनी तरफ इंटरेस्ट कर सकते हो, लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एक पर्सनल वे होता है एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। जब शब्द नहीं काम आते हैं तो आपके जो है ना बॉडी लैंग्वेज काम आती है। फिर क्या होता है, इससे क्या है, एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग होना है और नॉन मोनोटोनस होता है। जेस्चर्स क्या होते हैं, जेस्चर्स क्या है, हमारे हाथ में हिलाना। जब बात करें तो हम हाथ हिलाते हैं, अपना सर हिलाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये जेस्चर्स हो जाते हैं। अब जेस्चर्स में आपके पॉजिटिव बॉडी जेस्चर्स भी आते हैं, नेगेटिव बॉडी जेस्चर्स भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग बॉडी जेस्चर्स होते हैं जिससे आप जो है ना सामने वाले को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट भी कर सकते हो और क्या है उनको अनइंटरेस्टेड भी फील करवा सकते हो। पॉजिटिव बॉडी जेस्चर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव बॉडी जेस्चर्स क्या है, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, सिक्योरिटी दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो कन्वर्सेशन में और आप कहीं गुम नहीं हो गए हो। इससे क्या होता है, गुड इंप्रेशन आता है। पॉजिटिव जेस्चर क्या होते हैं, वॉकिंग अपराइट, शेकिंग हैंड्स कॉन्फिडेंटली, हैविंग अ प्लेजेंट डिमैनर, नॉडिंग हेड, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट। ये सारे पॉजिटिव बॉडी जेस्चर होते हैं। नेगेटिव बॉडी जेस्चर्स क्या होते हैं, नेगेटिव बॉडी जेस्चर्स होते हैं इससे आपको जो है ना आपकी इनसिक्योरिटी दिखती है, रेस्टलेसनेस दिखती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है, ऐसे जो जेस्चर्स है ना ये आपको इंटरव्यू में, मीटिंग्स में अवॉइड करने होते हैं। जैसे कि स्टिफ और स्लोपी तरीके से खड़ा होना, झुक के खड़े होना बेसिकली, नेल्स को नहीं खाना या डिस्ट्रैक्टेड होना, स्माइल को फेक नहीं करना है या किसी और चीज़ को नहीं देखना है। स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप इधर उधर देखोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनमें जो है ना इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक रहा है। ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ ग्रूमिंग को मेंटेन करने का वर्क प्लेस में। प्लेजेंट लुकिंग स्टाफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इमेज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए क्या है, ड्रेस कोड होता है। इसलिए ज़्यादातर स्कूल्स में ड्रेस कोड रखा जाता है जिससे जो है ना जो डिसिप्लिन है और यूनिफॉर्मिटी जो है स्कूल की वो दिख सके। ठीक है, अब जो है क्या है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। लड़कों को क्या ध्यान रखना है, आदमियों को क्या ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट मैनर में तैयार होना है, फॉर्मल सूट पहनना है, स्पेसिफाइड ट्रेडिशनल आउटफिट पहननी है। ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, फिट वेल होनी चाहिए, अच्छे से फिटेड होनी चाहिए। लाउड या फ्लैशी कलर्ड टाइज या स्कार्फ्स आपको नहीं पहनने। क्लोथिंग जो है नीट, क्लीन एंड आयरन होनी चाहिए। मेकअप और नेल पॉलिश जो है वो क्या है, ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वैसे तो ये आदमियों के लिए है ही नहीं, इन्हें पता नहीं क्यों लिख रखा है ये पॉइंट इधर। ठीक है, ऐसे शेड जो है स्किन टोन पे मैच करें वो होने चाहिए। ज्वेलरी और हेयर एसेसरीज जो हैं वो मिनिमम होनी चाहिए और काम के साथ जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रेश स्मेल करनी चाहिए। टीथ जो है आपके साफ होने चाहिए। स्मोकिंग एंड स्मोकिंग स्मेलिंग ब्रेथ जो है अवॉइडेड होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लाइंट के सामने अगर आप अपनी स्मोक स्मेल लेके जाओगे तो क्लाइंट आपको अच्छा नहीं मानेगा। आपके बाल नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए एज पर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी कंपनी ने जो बता रखा है वैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लो हील्ड शू होने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, जिसमें आप काम कर सको, भाग सको,
वॉक कर सको इज व्हाट आई मीन। फ्रेश लुक होनी चाहिए मॉर्निंग में, आफ्टर अ बाथ इज वेलकमिंग। अवॉइड यूजिंग अ परफ्यूम, ज़्यादा परफ्यूम नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब ये सारी तो मेन के लिए था सिर्फ। 9th क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें ना विमेन के लिए भी था, तो वहाँ जाके एक बार उसको देख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, आते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फैक्शन में। तो हॉस्पिटैलिटी जो है, कस्टमर सर्विसेज जो है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, आपस में ये दोनों चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो अब ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोडक्ट से रिलेट करती है, सर्विसेज से रिलेट करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेट करती है। अब जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है ये टैंजिबल भी हो सकती हैं और इनटैंजिबल भी हो सकती हैं। टैंजिबल क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो हम छू सकते हैं, यानी प्रोडक्ट हो गई ऐसी चीज़ें। ठीक है, और इनटैंजिबल जो है हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें बस फील कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सर्विसेज हैं ये दोनों हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों हो सकती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। एंड इसीलिए हमारी जो हमारा एज अ टूरिज्म हमारा जो स्टाफ है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल करें। ठीक है, इसीलिए मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड इसीलिए जब हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाता है। आते हैं अब प्रोडक्ट्स और सर्विस फीचर्स पे। तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट और सर्विस फीचर जो है, कस्टमर इमोशन जो है, एट्रीब्यूट जो है, सर्विस अचीवमेंट जो है, परसेप्शन ऑफ इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड प्राइस ऑफ सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये कुछ जो पॉइंट हैं यही जो है ना ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन में। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है? इससे देखो, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आपको तभी पता चल सकती है जब आप खुद कस्टमर बनते हो, है ना। एज अ कस्टमर आप जो चाहते हो वही बाकी लोग भी चाहते हैं। तो क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि भाई आप उन पे अटेंशन दो, ठीक है, गुड या कॉम्पिटेंट सर्विस हो, क्वालिटी सर्विस हो, अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल रहो, और बेसिक सी जो कर्टसी है ना, मतलब काइंडनेस जो है वो दिखाती रहनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल क्या है? कैरेक्टर ट्रेट होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जिससे कोई भी जो इंसान है वो इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाता है दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल क्या है? काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं क्वांटिफाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए। सॉफ्ट स्किल क्या हो गई? पेशेंट हो गया, वर्क एथिक हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी, नेगोशिएशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मैनेजिंग स्ट्रेस हो गया, टीम वर्क हो गया, एम्पैथी हो गई। इसके साथ साथ जैसे कि अभी मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, 9th क्लास के ऊपर जो भी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स था, उसमें ये हमने पूरी अच्छे से बात करी है, उसमें जाके भी आप देख सकते हो ये। अब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर्विस इंडस्ट्री में। अटेनमेंट जो है, सॉफ्ट स्किल को गेन करना जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है, बट आप गेन कर लेते हो तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप जीत सकते हो। जो भी ऐसी स्टाफ है जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं उससे क्या होता है, कस्टमर जो है वो बड़ा खुश होता है। तो सॉफ्ट स्किल क्या है? इफेक्टिव इंटरैक्शन है, एम्पैथी है गेस्ट के टुवर्ड्स में, यानी गेस्ट की तरफ पे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हाईली डेवलप्ड प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेटवर्किंग एबिलिटीज़, एथिक अवेयरनेस, हेल्प इन विनिंग कस्टमर्स, ये भी क्या है? आपकी सॉफ्ट स्किल होती हैं। अब सॉफ्ट स्किल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, पेशेंस होना चाहिए भाई, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो आपको पेशेंस रख के उसमें दिमाग से काम लेना होता है, काम रहना है, और जो भी चीज़ें, जो भी आपको सोल्यूशन है वो आपको निकालना होता है। वर्क एथिक आ जाता है। वर्क एथिक क्या होता है? वर्क एथिक है आपका कि आपको प्रोफेशनल रहना है, अनप्रोफेशनल नहीं होना है, चाहे कैसा भी टाइम हो, डिफ़िकल्ट टाइम हो, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनल रहना है। ठीक है, अपना शिफ्ट जो है टाइम पे शुरू करना है, और अपने कलीग्स जो हैं, आपके काम को-वर्कर जो हैं, उनके साथ प्यार से रहना है, काम को अच्छे से हैंडल करना है, और डेली टास्क जो है स्केड्यूल्ड में जो लिखे गए हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए पूरा फुलफिल करने हैं वो टास्क। कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, अच्छा कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज पे आपको अच्छे से समझा पाओ आप, और इसके साथ साथ गुड लिसनिंग स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। फिर क्या आ जाता है? सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है। आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आपका गुस्सा ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ, और एम्बैरेसमेंट फील हो या फ्रस्ट्रेशन, इंस्पिरेशन, इन सारी सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, आप कैसे डील कर सकते हो, अगर आप में कोई कमी है तो आप वो कमी को कैसे हटा सकते हो, ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबल टू वर्क होती है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको काम करना आना चाहिए, आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए, जो कि ऑपरेशनल
वर्क कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए चलना चाहिए, आपके पास हेल्दी काम बैलेंस्ड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये 3 चीज़ें करें किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। ठीक है, अपना स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ सके और आप कोई भी चैलेंज जो आपके सामने आ रहा है वो फुलफिल कर सको, ओवरकम कर सको। टीम वर्किंग स्किल होनी चाहिए भाई, कि अगर आप जो है ना अलग अलग लोगों के साथ, अलग पर्सनालिटीज़ के साथ, अलग वर्क स्टाइल्स के साथ, मोटिवेशन लेवल के साथ सबसे अच्छा टीम रिजल्ट पा पाओ, और जो भी आपके सामने आ रहा है कैसा भी इंसान है उनके साथ क्या है आप काम कर पाओ। नेगोशिएशन स्किल क्या होता है? नेगोशिएशन स्किल आपका है कि आप दूसरे पर्सन की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये बोल रहा है मुझे ये नहीं करना है, तो ये दोनों को क्या है एक सोल्यूशन पे निकल के आना है, तो कहीं ना कहीं किसी को क्या है कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी सोल्यूशन निकालनी है ताकि ये बंदा भी एग्री करे, ये बंदा भी एग्री करे, विन विन सिचुएशन हो जाए और दोनों साइड क्या है सेटिस्फाई हो जाए। तो ये होता है नेगोशिएट करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्किल्स इन डीलिंग डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। आपको हमेशा काम रहना चाहिए, दिमाग लगा के काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकते हैं, तो आपको क्या है अपने दिमाग को शांत रख के उस सिचुएशन को समझ के एक क्या है रेजोल्यूशन लाना चाहिए, एक सोल्यूशन लाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर इन कस्टमर कम्युनिकेशन। सॉरी, तो जो बॉडी लैंग्वेज है या बॉडी जेस्चर है ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ये। तो हर बॉडी लैंग्वेज की अलग मतलब होते हैं अलग कल्चर में। अब यहाँ पे कल्चर भी आ जाता है। ठीक है, तो जो बॉडी लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है ना ये कल्चर के हिसाब से देखी जाती है, सिचुएशन के हिसाब से देखी जाती है, रिलेशनशिप के हिसाब से देखी जाती है, एंड जेंडर जो है किसी बंदे का या बंदी का उसके हिसाब से भी देखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर जो है उसका हमेशा सेम मतलब रहेगा। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये बेसिकली फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी को कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं और मतलब हमारे पास उसको पसंद करने का कोई रीज़न ही नहीं है, इतना बेकार इंसान है कि हमारे पास रीज़न ही नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम उसे पसंद करें फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कभी कभी ना एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे मुँह बना देना। ठीक है, या उससे जैसे वो हमारे साइड में खड़ा हो तो हम हट जाते हैं। ये क्या होता है, ये बॉडी लैंग्वेज होता है। इससे आप विलिंगनेस आप दिखा सकते हो, कॉन्फिडेंस भी दिखा सकते हो और आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी जो है वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट क्या है, फोकस्ड होने चाहिए, अटेंटिवनेस, रीडिंगनेस टू एंगेज इन कम्युनिकेशन। अगर आप डायरेक्ट आई किसी की आंखों में देख के बात करते हो तो इंटरेस्ट दिखता है, अटेंटिवनेस दिखती है, रीडिंगनेस दिखती है और आपको लगता है कि ये बंदा जो है ना मुझसे एक्चुअल में बात करना चाहता है। फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता ही होगा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या ही होते हैं। नेचुरल स्माइल होगी किसी के मुंह पे या सड़ा हुआ सा मुंह बन गया, ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर आप कस्टमर के साथ अटेंटिव हो बात करते हुए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से क्या है पता चल जाएगा। आप खुश हो अगर किसी के साथ तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये मेरी बात से इंटरेस्टेड नहीं है। पोस्चर आपको भाई अच्छा पोस्चर रखना है, ईजी और रिलैक्स पोस्चर रखना है। अगर आप एकदम बेहोशी वाला या सड़ा हुआ मुंह लेके खड़े हो गए किसी भी कस्टमर के सामने तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो है बेकार बंदा है, ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। हैंड जस्टर्स पे आते हैं। हैंड जस्टर्स क्या करता है, क्लोज आर्म अगर आप खड़े हो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। इससे आप माइल्ड बोर्डम और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आप दिखाते हो सामने वाले को। ठीक है, आर्म्स बिहाइंड द नेक शोज वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। वॉइस की बात करते हैं। वॉइस क्या है, जिस तरीके से हम अपनी आवाज़ को यूज़ करते हैं वो भी मैटर करता है। इससे हमारी क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलप भी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हो यानी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बात करते हो तो कोई सामने वाला आपको सुनना नहीं चाहेगा। इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं अच्छा लगता है। तो आपको जो है ना मीडियम रखनी है आवाज़, जिससे क्या है सारे जो लोग हैं वो आपको सुन पाए। ठीक है, और इतनी धीरे भी नहीं करनी है कि कोई आपको सुन नहीं पा रहा, यानी मीडियम होना चाहिए।
पेस होना चाहिए, पेस यानी स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, ऐसी स्पीड होनी चाहिए कि सामने वाला जो है ना आपको सुन के और जो आप बोलना चाह रहे हो वो समझ पाए। बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलोगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा धीरे बोलोगे तो आप बहुत ज़्यादा बोरिंग लगोगे उन्हें। ठीक है। पिच क्या है, यानी आपकी जो पिच है, यानी बहुत ज़्यादा जो तीखी आवाज़ हो गई या एकदम पिच्ड आवाज़ हो गई जो कानों में चुभती है वैसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आवाज़ होनी चाहिए। पर्सनल अपीयरेंस की बात करते हैं और ड्रेसिंग की बात करते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपका जो पॉजिटिव इमेज है ना ऑर्गेनाइजेशन की वो भी दिखती है और आपकी भी दिखती है। इसलिए आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करके रखना चाहिए और पर्सनल अपीयरेंस और ड्रेसिंग अप भी करना चाहिए। ठीक है। अपीयरेंस से क्या होता है, जैसे कि अपीयरेंस से आपको पता चलता है आपने शूज़ अपने कैसे पहन रखे हैं, क्लोथिंग होगी, टायर, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, मेकअप, वॉच, कॉस्मेटिक, परफ्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे आप अपना जो पर्सनल अपीयरेंस है वो अच्छा कर सकते हो। इससे जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। ठीक है। प्रॉम्प्टनेस इज कस्टमर सर्विस एंड रोल इन रिपीट बिजनेस। In the tourism and hospitality industry, the success and failure of a business depends on its service. तो टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो जो फेलियर है या सक्सेस है वो सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो आप क्या है, आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर आपकी कंपनी में या होटल में नहीं आएगा। तो आपकी जो सर्विस है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कस्टमर सर्विस जो है उसके एक्सपेक्टेशन जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट सर्विसेज से है। ठीक है। प्रॉमिस ऑफ सर्विसेज डन टू कस्टमर शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। अगर आपने बोला है इस टाइम पे ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको उस टाइम पे वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप लेट होगे तो क्या होगा, इससे जो कस्टमर्स हैं उनके भी मन में डिससेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेडी रखनी चाहिए गेस्ट के लिए। अगर गेस्ट कंप्लेन करता है या प्रॉब्लम्स करता है तो आपको उन्हें एम्पैथी दिखानी है और आपको ये बताना है कि हम उनकी जो परेशानी है वो समझ रहे हैं और उस परेशानी को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। गेस्ट को हमेशा पॉजिटिवली अटेंड करना है, रिप्लाई पॉजिटिवली करना है। हमें अपने गेस्ट को जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं रुकवाना है जिससे हमारा बैड इंप्रेशन पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो नीचे हो जाएगी। ठीक है। फिर अब जब कस्टमर से हम डील करेंगे तो क्या होता है, तो आप जब डील करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी मीटिंग विद कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन सेटिस्फैक्टरली, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिकली, पब्लिसिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड और रिकमेंडेशन, रिपीट बिजनेस, इंप्रूव कस्टमर रिलेशंस। ठीक है। समझाने का इसमें है नहीं कुछ, ये 4 पॉइंट लर्न कर लेना। फिर आपका क्या आता है, रिकॉर्ड कीपिंग, कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट की हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कस्टमर के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं, जैसे कि एड्रेस हो गया, टूरिस्ट का नाम हो गया, और जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैं उनकी जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट है या क्या भी इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी रखनी होती है। अगर आपका गुड रिकॉर्ड है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपना परफॉर्मेंस जो है वो मेजर कर सकती हैं और प्रॉफिट जो है वो काउंट कर सकती हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक है। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन डेट भी इसमें होते हैं, अमाउंट होता है, लीगल अग्रीमेंट होता है, प्राइवेट कस्टमर एंड बिजनेस डिटेल जो है किसी भी छोटी टूरिज्म एंटरप्राइज की वो भी इसमें लिखी होती है, जैसे कि कोई शॉप होगी एयरपोर्ट सेलिंग पोस्ट कार्ड्स में वो भी मेंशन करती है। अगर आपकी अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग है, इससे आप क्या है, कोई भी जो है ना टूरिज्म एंटरप्राइजेज है, इससे आप अच्छा राइट डिसीजन ले पाते हो और आप अपनी अकाउंटिंग वगैरह जो है ना वो देख पाते हो बेसिकली। तो एक ट्रैवल कंपनी को क्या है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, रिकॉर्ड रखना चाहिए क्लाइंट का एनुअली, और जो भी फ्यू इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो भी रखनी चाहिए। तो टूरिज्म बिजनेस जो है वो 3.1 में लिखा गया है, नीचे हम जो पढ़ने वाले हैं। ये क्या होती है, ऐसी कुछ टेबल होती है जो कि हर एंटरप्राइज अपने पास रखता है। एक सिस्टम होता है जहाँ पे लॉक करते हो, स्टोर करते हो और डिस्पोज करते हो सारे रिकॉर्ड्स को, जिससे क्या है ट्रैवल बिजनेस का एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है। क्या पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है। सॉरी,
plan and work more efficiently, meet legal and tax requirements such as licensing authority with issues the license to the company and monthly returns showing the particulars of contracts. State, national, tourism authorities, governments measure profit and performances, generate meaningful reports, protect the rights of business owner, manage potential risk. तो जब आप ये रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये जो सारी पॉइंट हैं ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। इससे ये आपके बेनिफिट होते हैं जो अगर आप अपना ट्रैवल बिजनेस को रिकॉर्ड करते चलते हो। तो ये टेबल देख लो, ऐसी कुछ टेबल बनती है जिसमें टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो इनवॉइस और रिसिप्ट में मिलते हैं। मार्केटिंग मटेरियल क्या है, ब्रोशर और पैम्पलेट्स में मिलता है। प्लान ट्रांजैक्शन क्या है, अग्रीमेंट में होता है। कॉरेस्पॉन्डेंट जो है क्लाइंट और अदर बिजनेसेस के साथ, जैसे लेटर्स हो गया, फैक्सेस हो गया। इंफॉर्मेशन हो गई स्टाफ के साथ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पर्सनल फाइल्स हो गई। ठीक है, अब आते हैं नीचे। जिसमें हम जो क्लाइंट है उनकी डिटेल की बात करेंगे। तो जो टूरिज्म बिजनेस है वो क्लाइंट की डिटेल या कस्टमर डिटेल्स रखता है। इसमें ये हम इससे पता कर सकते हैं जो बिजनेस है वो कितना सक्सेसफुल है। इससे टाइम भी बचता है और ट्रबल भी बचती है। ठीक है, तो द पर्सन मेकिंग द बुकिंग बुक्स the rooms but may forget to keep a record of family details such as their name, address, contact detail, telephone, blah blah blah. Another important reason for keeping track records of client detail is for marketing. दो रीजन के लिए होता है। रिकॉर्ड आप लिखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको फेस ऑन कर लेते हो, एविडेंस हो जाता है एक तरीके से। और दूसरा रीजन क्या हो जाता है, दूसरा रीजन हो जाता है आपका मार्केटिंग। ठीक है, अगर जो आप फर्दर अपनी मार्केटिंग करने में जो है ना हेल्प ले सकते हो रिकॉर्ड्स की। ठीक है, पहला आता है आपका फाइलिंग सिस्टम। यहाँ पे फाइलिंग सिस्टम क्या होता है, टूरिज्म बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो जो क्लाइंट का रिकॉर्ड है उसी को हम फाइलिंग सिस्टम कहते हैं। फिगर आप सब देख सकते हो, अभी थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी तो और देख लेना। इससे क्या होता है, साइकिल ऑफ रिकॉर्ड होती है ये। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर करी गई है और कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गुम हो गई है फिर हम कैसे इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो क्या है, रिकॉर्ड को बनाते हैं, रिकॉर्ड को यूज किया जाता है, रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड्स को टेकन आउट किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है। रिकॉर्ड्स को फिर क्या कर दिया जाता है, आर्काइव कर दिया जाता है या डिस्पोज कर दिया जाता है या थ्रोन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फाइलिंग सिस्टम क्या हुआ, एक ऐसा तरीका हुआ जिससे रिकॉर्ड्स को क्या है अरेंज किया जाता है क्लासिफिकेशन के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, एंड इससे कन्वीनियंट हो जाता है ये लोकेट करना और वापस रिट्रीव करना। दो तरीके की फाइलिंग होती हैं। दो तरीके की फाइलिंग क्या होती हैं, पेपर फाइलिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। पेपर में मतलब आप नोटबुक में को है ना, आर्च बुक हो गई, आर्च फाइल हो गई, बॉक्स फाइल हो गई, फ्लिप फाइल हो गई, उसमें रिंग बाइंडर के साथ आप उसको रिकॉर्ड को रखते हो। इसमें क्या है, कोड्स होते हैं, लेबल्स होते हैं और ये शेल्फ्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या होती हैं, कंप्यूटर में होती हैं, डिजिटली होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर्स में होती हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती हैं या न्यूमेरिकल सिस्टम पे होती हैं, डाटाबेस में। ठीक है, मोस्ट ट्रैवल एजेंसीज जो हैं या टूर बिजनेस जो है इनके पास डाटाबेस होता है अपने क्लाइंट्स का। ये जो डाटाबेस है इसमें इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्लाइंट का नाम होता है, एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, ईमेल होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन होती है, ऐसी सर्विसेज जो कि यूज़ करी हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गई जिससे होटल बुक करे हो, टूर बुक करे हो, रेस्टोरेंट्स करे हो। क्लाइंट का लाइक क्या होता है, डिसलाइक क्या होता है, अगर स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, अगर लोकल बियर्स पसंद है या नहीं पसंद है, या पोक खाता है कि नहीं खाता है, क्या खाता है, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे और सर्विसेज लिखी जाती हैं, पूरी टूर इटिनरी लिखी जाती है, पेमेंट लिखी जाती है, कैसे पेमेंट किया है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैश है या क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी जाती हैं।
कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है क्लाइंट के किसी भी बिजनेस में, टूरिज्म और ट्रैवल के बिजनेस में, ये सिक्योर तरीके से रखे जाते हैं और कॉन्फिडेंशियल होते हैं ये, ताकि ये मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, तो द डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द कंपनी रिकॉर्ड्स आर गिवन बिलो। तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब रिकॉर्ड्स का भी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स का भी हम क्लासिफाई करें कितनी तरीके के रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। सबसे पहला आपका आता है बेसिक रिकॉर्ड्स। तो बेसिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैश बुक होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं कैश रिसिप्ट के, कैश पेमेंट के। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट होती है, चेक बुक हो गया, डिपॉजिट बुक हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने घंटे काम कर रहा है, रेम्युनरेशन क्या आ रही है, और कोई बेनिफिट क्या है, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड होता है दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर सेल्स रिकॉर्ड आता है जिसमें आपकी इनवॉइस होती है, रिसिप्ट बुक होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और सारी जो चीज़ें हैं रीड कर लेना ये बाद में। प्रूफ ऑफ परचेजेस होता है जिसमें चेक काउंटर फॉइल्स होता है, पिटी कैश सिस्टम होता है, रिसिप्ट होती है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू गाइज। ठीक है, फिर आपका आता है एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड आता है। ये क्या है, हर साल का फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, हर साल को हम इकोनॉमिक टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए रखी जाती है। ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या हो गई, टैक्स रिटर्न क्या हो गया, टैक्स बिल को कैसे मिनिमाइज किया जाए, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टॉक की डिटेल्स होती हैं, बिगनिंग के यानी फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में कितना था और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ। डेप्टर्स की लिस्ट होती है, क्रेडिटर्स की लिस्ट होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। कैपिटल गेन्स के डिटेल होती है, रिकॉर्ड होता है एसेट परचेज का, डेट्स का, अग्रीमेंट का, रिकॉर्ड ऑफ सेल होता है, डिस्पोजल ऑन प्रोसीड्स होता है, डिटेल्स ऑफ कमीशन होती हैं, लीगल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना लिखी होती है फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्ड में। ठीक है, और ये मैंडेटरी होता है, सभी को करना होता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन ही होता है ये। ठीक है, डिप्रिसिएशन डिटेल्स होती है, ओरिजिनल परचेज अग्रीमेंट होते हैं, टैक्स इनवॉइसेस होती हैं, डिप्रिसिएशन स्केड्यूल होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग आइटम होता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड चेक बट्स होते हैं, रिसीप्ट्स होती हैं, कैश रजिस्टर टेप्स हो गए, कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, क्रेडिट कार्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल ऑफ पेमेंट, कैश लॉग बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, पूरा नहीं रीड कर रही हूँ, ऊपर ऊपर का मैं बता देती हूँ। स्टाफ वेजेस होती हैं जिसमें स्टाफ की पूरी डिटेल होती है, इसको कितना पैसा मिलना है, कितना डिडक्ट होने वाला है, टैक्स कितना डिडक्ट होगा, हमारी सिक पे कितना हुआ है, हॉलीडे पेमेंट कितनी है। बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जैसे स्टॉक रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, इसमें अकाउंटेबल पे हो जाता है, जो भी अकाउंटेबल रिसीवेबल है वो सारी चीज़ें होती हैं। अग्रीमेंट होता है, सेल्स एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोन अग्रीमेंट हो गए, रेंटल अग्रीमेंट हो गए, किसी भी तरीके के जो अग्रीमेंट है ना वो सारे अग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीज अग्रीमेंट है, फिर क्या है, सेल और लीज बैक अग्रीमेंट है, ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, सप्लायर्स के साथ हो गया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाता है यूटिलाइजर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट विद टेलीफोन कंपनीज के साथ, बिजनेस नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और कोई भी कैपिटल गेन रिकॉर्ड है, ये सारे ही रखे जाते हैं। फिर क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ये क्या है, इसको कोई भी जो इंडस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है उसमें लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना वो होती है, इट इज़ बेस्ट टू कीप देम फॉर 5 to 7 ईयर। तो यानी आप जो है ना कितने साल तक कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रख सकते हो। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी कोई भी है तो वो 5 से 7 साल ये रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका एम्प्लॉय एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंसिंग आ जाती है यहाँ पे।
ठीक है, यानी परमिट्स हैं यहाँ पे, इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, लाइसेंसेस हो गई कि एम्प्लॉयज़ को क्या उनकी जॉब थी, कौन सी जॉब पे लिया था, एम्प्लॉय का रिज्यूमे रखा जाता है, जॉब एप्लीकेशन रखी जाती है, परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाता है यहाँ पे, जिसमें जो भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें इसमें मेंटेन की जाती है। कस्टमर्स एंड टूरिस्ट जो हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स रखी जाती हैं, उन्हें क्या प्रोडक्ट ख़रीदा है, क्या इंक्वायरी ली है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर की क्या कंप्लेंट रही है वो होती है इस रिकॉर्ड में। ठीक है, जिसमें जो भी डिटेल है, जो कंप्लेंट आई है उसकी डिटेल होती है, प्रोडक्ट की डिटेल होती है, स्टाफ की डिटेल होती है, या सर्विसेज वगैरह जो भी कंप्लेंट आई है उसकी डिटेल होती है बेसिकली। ठीक है, फिर क्या होता है, कोई भी डिटेल है किसी भी डिस्प्यूट की कोई और बिजनेसेस के साथ वो होती है। कोर्ट जो भी दिए गए हैं, जो जीते गए हैं वो होती है। फिर डिटेल जो है एडवर्टाइजिंग एंड सक्सेस करने की वो होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं उनके साथ जो भी डीलिंग वगैरह हुई है, क्या एडवर्टीजमेंट हुई है क्या नहीं हुई है, वो होती है यहाँ पे। इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें इसमें मेंटेन करके रखते हैं ये। फिर हमारा आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM। तो एवरी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास इफेक्टिव कस्टमर मैनेजमेंट होती है, मेंटेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए और डेवलप करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप्स को। तो ये कस्टमर मैनेजमेंट जो है ये प्रोसेस से कंबाइन है, पॉलिसीज़ होती हैं इसमें जिससे एक्वायर कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो सर्विसेज कस्टमर्स को। तो अगर अच्छी कस्टमर मैनेजमेंट है तो इससे क्या हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। एक अच्छा CRM जो है ना इसमें इंडिविजुअलाइज सर्विसेज होती हैं कस्टमर्स के साथ, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पास्ट एक्सपीरियंस से दी जाती है। अगर कस्टमर के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे भी ये क्या है, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है CRS का सबसे पहला बेनिफिट है आपका इंक्रीज रिलायबिलिटी। अच्छा CRS होगा तो कस्टमर जो है वो आपके रिलायबल करेंगे, वो कहेंगे हाँ ये अच्छे लोग हैं, इन पे मैं रिलायबल कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर वापस ये जो सर्विसेज है ना कस्टमर यूज़ करने की फिर से कोशिश करेंगे। फिर क्या आता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस आती है सर्विस में। ठीक है, CRM प्रैक्टिस जो है ये एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने देती है। ऑलवेज हेल्प द गेस्ट, यानी अच्छे से एटीट्यूड अगर आप रखते हो, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होती है तो कस्टमर भी यहाँ पे क्या है, रिलाई कर पाता है, खुश होता है कि हाँ ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं डील कर रहा हूँ ये अच्छे से डील करते हैं, मेरे साथ रिस्पॉन्सिव हैं, अच्छे से जवाब देते हैं। ठीक है, अश्योरेंस देना होता है कस्टमर्स को। CRM क्या हेल्प करता है, इससे ट्रस्ट होता है, को कॉन्फिडेंस होता है कस्टमर्स के बीच में। यानी कस्टमर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर आप उन्हें अच्छे से समझाते हो, कोई चीज़ अच्छे से उनको चीज़ें बताते हो तो वो आप पे क्या है, ट्रस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो नॉलेज है, कर्टसी जो है, इससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है कस्टमर में वो बढ़ पाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या है आपका, कस्टमर एम्पैथी जीतना। यानी अगर CRM प्रैक्टिस अगर आप अच्छी करते हो, इससे क्या हो जाता है, एम्पैथी, केयरिंग आप दिखते हो, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन जो है, कस्टमाइज सर्विस जो है, इससे क्या होता है, कस्टमर जो है ना खुश होते हैं। ठीक है, एंड ये क्या है, अगेन ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हो जाती है। पॉइंट क्या करने हैं आपको, CRM के लिए क्या पॉइंट फॉलो करने हैं आपको, अपने कस्टमर्स को सुनना है, उनकी बातें अटेंटिवली सुननी है। इससे क्या है, आपका कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने कस्टमर्स के साथ जेन्युइन रहना है, यानी आपको उन्हें सच बताना है, उनकी जो प्रोमिसेस हैं, अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो कस्टमर को तो आपको वो फुलफिल करना है, सिंसियरिटी दिखानी है, ओबीडियंट होना है, उनके साथ प्यार से बात करनी है। फिर क्या है, कस्टमर से फीडबैक लेने हैं, यानी कोई अगर कोई अगर उनका फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं तो आपको अपना प्रोवाइड करना है, कोई सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है कस्टमर के साथ। एंड इससे क्या होगा, कस्टमर क्या है आपसे खुश होंगे और आपको अच्छा फीडबैक देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, आपको अपने कस्टमर्स के साथ टच में रहना है, इसीलिए बार बार बहुत सारी कंपनी है ना जो आपको बार बार हर थोड़े टाइम में मैसेज करती रहती हैं, इसीलिए करती हैं कि वो आपके साथ टच में रहना चाहती हैं। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कस्टमर्स के साथ क्या है, टच में रहना है। ठीक है, अलग अलग तरीके के हमने कम्युनिकेशन की बात करी है। इससे क्या है, हमारा जो सेशन 2 है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा अपना प्रोग्रेस चेक करते हैं कि कितना हमने सही बोला है, कितना हमने सही नहीं बोला है।
ठीक है, सेशन 2 पे आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, डैश ऑफ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी ऐसा कौन सी स्किल्स है जिससे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबली किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर पाता है। तो दैट शुड बी ए, हमारी सॉफ्ट स्किल के थ्रू कर पाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज ऑफन व्यूड एज प्रोजेक्टिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज जो है वो आप बता सकते हो, दैट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म अगर आपकी अच्छी है तो आपको एक अच्छा कंपनी माना जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड है डैश कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन अमंगस्ट दी कस्टमर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कस्टमर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन होता है। ध्यान देना, डिससेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन तो मतलब कस्टमर खुश हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी, है ए, यानी डिले करोगे आप, कैंसिल करोगे सर्विसेज को तो कोई भी कस्टमर जो है वो खुश नहीं होगा। 4 पे आते हैं, चलो 4 पे आते हैं। 4 क्या बोल रहा है, डैश एक्सप्रेसेस स्टाफ विलिंगनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एक्सप्रेस विद योर एबिलिटी टू कन्विंस। ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप अपनी स्टाफ की विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हो। दैट इज आपकी ए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट स्किल के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है कम्युनिकेट करते हुए। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस देखो ये हमने पढ़ा था, सॉफ्ट स्किल के बारे में बताना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल का, यानी सॉफ्ट स्किल क्या होगी, कम्युनिकेशन के बारे में मेन बात हो रही है यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको बताना है। ओके, सेकंड है आपको बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताना है, जेस्चर का इंपॉर्टेंस बताना है कस्टमर कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये भी हमने बात करी थी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, इतना बड़ा हमारा वो पूरा सेक्शन था, वो आपको यहाँ पे लिखना है, पॉइंट लिखने हैं अगर हैं तो। प्रॉम्प्टनेस अगर रखनी है, प्रॉम्प्टनेस रखने के क्या बेनिफिट होते हैं कस्टमर सर्विस में और रोल क्या होता है रिपीट बिजनेस में, ये आपको बताना है। फिर क्या है, कोई भी कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऐसे कौन से कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है वो मेंटेन करता है। जो रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे वो आ जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी CRM की जो हम अभी बात करके आए हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेशन 3।